एक बच्चा जो कि जंगल के अंदर रो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही अपने आप को जान से मार लेती है। लेकिन वो मरने से पहले अपने बच्चे को एक स्वॉर्ड सौंप कर जाती है जिसका नाम है शिर्यू। और इस स्वॉर्ड के अंदर से डार्क एनर्जीज बाहर निकल रही होती हैं। और पास से जाता हुआ एक स्वॉर्ड स्मिथ इस बच्चे को देखकर इसे अडॉप्ट कर लेता है और इसका नाम रखता है गाय। और गाय पूरे विलेज में एक लौता बच्चा है जो कि शिर्यू को देख सकता है और उसकी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और इससे पहले जिसने भी इस डिमोनिक स्वॉर्ड को छुआ है वो आज इस दुनिया में नहीं है। और फिर हम एक माइन में दो बंदों को देखते हैं जो कि एक लेजेंडरी डिमन स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। पर कुछ और लोग भी हैं जो कि इनका पीछा कर रहे हैं। मैं उस स्वॉर्ड के काफी करीब हूँ। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दो एम्पायर्स आपस में लड़ रहे थे और इन्हीं में से एक की हालत काफी खराब होती है। तो वो गॉड से प्रे करते हैं पर गॉड की तरफ से कोई हेल्प न मिलने के बाद वो सारी होप्स खो देते हैं और डीमन के सामने प्रे करना शुरू कर देते हैं। और काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने के बाद एक दिन डीमन उनके सामने आ जाता है और वो उनकी हेल्प करता है। लेकिन आखिर में वो इन सभी को भी मार देता है जो कि उसकी पूजा कर रहे थे क्योंकि डीमन किसी का भी सगा नहीं होता। और वो इन सभी को मारने के लिए जिस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था ये वही लेजेंडरी डीमन स्वॉर्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा डार्क पावर्स हैं जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आज तक यही बात चलती हुई आ रही है कि उस डीमन लॉर्ड की तलवार अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। और तभी अचानक उनका एक साथी कहता है कि मालिक मुझे कुछ मिला है। और जैसे ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर सच में वही डिमोनिक स्वॉर्ड होती है। और जो भी स्वॉर्ड को छूता है उस डीमन की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। और ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा चमक रही होती है जिसको देखकर ये बंदा अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इस माइन के चारों तरफ काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और साथ में वही दो बंदे भी। और इन सभी को ये पता चल जाता है कि बाहर से उनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। जिसके बाद ये बंदा उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और ये कहता है तो चलो इसे खत्म करते हैं। और यहाँ पर वो दोनों बंदे भी पुलिस फोर्स के साथ अंदर आ जाते हैं और ये बंदा अपना आपा खो देता है। और जैसे ये उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है तो ये सारे उसको पकड़ लेते हैं और ये बंदा यहीं पर मारा जाता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास भी एक अजीब सी स्वॉर्ड होती है। तुम सारे यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सारे इसकी बातें नहीं मानते और उल्टा इसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये इसी स्वॉर्ड की हेल्प लेता है जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। और फिर हमें दोबारा से उसी डिमोनिक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और ये बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है। ये स्वॉर्ड काफी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड मुझसे ही बिलोंग करती है। और ये बोलते ही वो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसके बाद इसकी आंखें गायब हो जाती हैं और ये अपने बंदों को ही मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने होने वाले बच्चे के लिए बुक्स पढ़ रही होती है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। क्या बात है, ये लड़का होगा या फिर लड़की? वो छोड़ो, ये जो कोई भी होगा हम दोनों इसका काफी ख्याल रखेंगे। और ये अपने होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है। और अगले सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। ये स्वॉर्ड काफी प्यासी है तो चलो हम तुम्हें अपना खून देंगे। और ये सारे लोग इस स्वॉर्ड की पूजा करने लगते हैं यानी कि ये स्वॉर्ड भी काफी शापित है। और एक एक करके ये सारे लोग इस स्वॉर्ड को अपना खून दे रहे होते हैं। और जब लास्ट में एक बंदा इस स्वॉर्ड को अपना खून दे रहा होता है तो वो अचानक से इस स्वॉर्ड को छू लेता है और ये बंदा भी पोजेस हो जाता है। मुझे और खून चाहिए, मुझे खून ला कर दो। और यहाँ पर खड़े सारे बंदों को मारने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती। और तभी अचानक इसकी स्वॉर्ड से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और ये इस जगह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से उसी कपल को देखते हैं और ये दोनों बाहर टहल रहे होते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस लेडी का हस्बैंड अचानक से ही मारा जाता है और ये करने वाला वही बंदा है जो कि इनके पीछे खड़ा होता है। जिसे देखकर ये लेडी रोना शुरू कर देती है। मुझे और खून चाहिए। जिसके बाद ये एक और लेडी को मार देता है और जैसे ये नॉर्मल होता है तो पीछे से वही लेडी आकर इसको स्टैप कर देती है और वो इसे मारने के लिए इसी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। और इस स्वॉर्ड का नाम है शिर्यू। और वो भी सेम बात बोल रही होती है, मुझे भी और खून चाहिए। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में बच्चा होता है और ये उसे भी मारने की कोशिश करती है पर रुक जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो बार बार हेल्प की गुहारें कर रही होती है। और तभी अचानक ये डीमन उसके सामने आ जाता है। मुझे और ज्यादा खून चाहिए। जिसके बाद हमें उस पहले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि सामने खड़े हुए टैंक्स को तबाह कर रहा होता है।
और यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम इन दोनों बंदों को आमने सामने देखते हैं। आखिरकार ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है? चलो एक काम करते हैं, लड़कर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। वैसे मैं हूँ फ्लेमबर्ग और मैं हूँ ज़ोल्टिगन, और ये दोनों फटाक से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और वो दूसरे वाले बंदे को काफी बुरे तरीके से मारता है और उसे हरा देता है। तुम काफी कमजोर हो, और ये बोलते ही ज़ोल्टिगन यहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक जंगल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि सामने पेड़ पर एक लड़की लटकी हुई है और पास ही में से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके सामने एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसने अपने हाथ में शिर्यू को पकड़ा होता है। आखिरकार ये कैसी सॉर्ड है? इस सॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकल रहा है, लेकिन इस बच्चे को अकेला देखकर ये बंदा उसे अडॉप्ट कर लेता है। तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल होगा। और फिर अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सयाका, और उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर चलने के लिए कह रही होती हैं कि चलो बाहर चलते हैं, हम काफी टाइम से बाहर नहीं गए। लेकिन सयाका उन्हें मना कर देती है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे थोड़ा काम है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसे उमान ओगाटा ने सयाका को लेने के लिए भेजा होता है, और सयाका उसके साथ घर निकल जाती है। और फिर हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट गाय ओगाटा को देखते हैं, और ये बंदा गाय से थोड़ा बहुत जलता है। सयाका उससे कहती है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो, हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। लेकिन गाय इसकी बातों को नजरअंदाज करके दोबारा से अपने काम में लग जाता है। और इस छपरी को ऐसा लगता है कि गाय सयाका को छेड़ रहा है, तो वो उसे जाकर मारना पीटना शुरू कर देता है। मैं ये सारी बातें जाकर मिस्टर ओगाटा को बता दूंगा, तो जाकर बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मिस्टर ओगाटा गाय को लेकर उसकी मॉम की ग्रेव के पास आ जाते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारी मॉम यहीं पर मरी थी और तुम्हारा जन्म भी यहीं पर हुआ था, तो तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। लेकिन गाय इन्हें अपनी मॉम मानने से बार बार इनकार कर रहा होता है। जिसके बाद गाय उसी स्वॉर्ड को काफी गौर से देख रहा होता है, जो कि मरते वक्त उसकी मॉम ने उसके पास छोड़ी थी। और जैसे वो उसे पकड़ता है तो वो भी पोजेस हो जाता है। और ये सारा कुछ मिस्टर ओगाटा का स्टूडेंट तात्सुमी देख लेता है। और अगले ही सीन में हम एक ऑक्शन को देखते हैं जहाँ पर एक स्वॉर्ड को लेकर बैटिंग चल रही होती है, और यहाँ पर हम दो न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसका नाम है मार्कस और ये है नोइकी। और जब ये दोनों उस स्वॉर्ड को देखने के लिए जाते हैं तो नोइकी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार इस स्वॉर्ड की बैक स्टोरी क्या है और आखिर क्यों सारी की सारी एसोसिएशन इसका पीछा कर रही है। और तभी मार्कस ये बताता है कि इस स्वॉर्ड के नीचे जो तुम्हें रेड रेड दिख रहा है वो एक डीमन है, और ये डीमन काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और इन दोनों को ही इस स्वॉर्ड के अंदर से एक डेविल की एनर्जी फील हो रही होती है, और ये स्वॉर्ड है अज़ोथ स्वॉर्ड। जिसके बाद हमें इस स्वॉर्ड की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बंदा था जिसने एल्केमी की पावर को हासिल करने के लिए एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और बदले में वो डीमन के सामने अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने वाला था, और डीमन की हेल्प से वो एक फिलोसोफर स्टोन बना लेता है। लेकिन बाद में वो डीमन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, और इस डीमन को इसी फिलोसोफर स्टोन के अंदर कैद करके एक स्वॉर्ड के अंदर छुपा देता है, और तभी से ये डीमन इस स्वॉर्ड के अंदर कैद है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तात्सुमी मिस्टर ओगाटा को जाकर सारी बातें बता देता है, लेकिन ओगाटा ये कहते हैं कि हम में से किसी को भी उस स्वॉर्ड को देखने या फिर छूने की इजाजत नहीं है। और वो ये बताते हैं कि गाय उन्हें शिर्यू के साथ ही मिला था, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए शिर्यू को शांत रखने के लिए हमें बार बार गाय के ब्लड की जरूरत पड़ती है। और अगले दिन जब ये सारे रिचुअल कर रहे होते हैं तो सयाका शिर्यू को लेकर आगे आती है, और गाय अपने हाथ को काटकर इस स्वॉर्ड के ऊपर अपने ब्लड को गिराता है, जिसको देखकर तात्सुमी की जलनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये अकेला स्पेशल नहीं हो सकता। और ये बोलते ही वो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा देता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने सामने एक काफी खतरनाक डेविल को देखता है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है, और ये डेविल सयाका को पोजेस कर लेता है और तात्सुमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन गाय बीच में आ जाता है और वो उसे बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ गवा देता है। और एक हफ्ते बाद भी गाय का ये दर्द असहनीय होता है और वो इस दर्द से तड़प रहा होता है, और ये देखकर सयाका उसे गले से लगा लेती है, लेकिन गाय उसे धक्का देकर बाहर आ जाता है और वो अपनी मॉम की ग्रेव पर बार बार चाकू से हमले करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर गाय काफी गुस्से में होता है, इसी औरत ने मुझे अकेला छोड़ा था, ये मेरी माँ नहीं हो सकती।
और दूसरी तरफ हम मिस्टर ओगाटा को देखते हैं जो कि शिर्यू को आग के अंदर डाल रहे होते हैं और ये कहते हैं कि उसने बचपन में तुम्हारा हाथ थामा था और अब तुम्हें उसका एक हाथ बनकर उसकी रक्षा करनी है। जिसके बाद हम दोबारा से उसी ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर एग्जॉस्ट सॉर्ड की नीलामी चल रही होती है और लोग इसके ऊपर भर भर के पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर नोएकी 1.5 मिलियन देकर इस सॉर्ड को खरीद लेता है और जब नोएकी इस सॉर्ड को लेकर जा रहा होता है तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है जिसके अंदर से मार्कस बाहर निकलता है। तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम मुझे इस सॉर्ड को एक अच्छे दाम में बेच दो। लेकिन नोएकी ऐसा करने से मना करता है जिसके बाद वहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि नोएकी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इन सभी को हराकर यहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसके पास ज़ोल्टिगन सॉर्ड थी और नोएकी भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ जब गाय की आँख खुलती है वो ये नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर एक अजीब सा हाथ है और ये हाथ शिर्यू से बना हुआ है। और फिर हम दोबारा से नोएकी को देखते हैं जिसके ऊपर ज़ोल्टिगन सॉर्ड वाला बंदा काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और नोएकी इस बात को समझ जाता है कि वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बिजली गिरा देता है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से गायब हो जाता है। और जब वो अपनी कार के अंदर जा रहा होता है वो ये नोटिस करता है कि एग्जॉस्ट सॉर्ड उसकी कार से गायब है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और गाय मिस्टर ओगाटा के पास आकर ये पूछता है कि आखिरकार आपने शिर्यू को मेरे ऊपर बर्बाद क्यों किया, उसे मेरा हाथ क्यों बनाया। और वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि शिर्यू हमेशा से ही तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे लिए एक गार्जियन की तरह है और अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो तुम आगे चलकर शिर्यू से भी एक काफी खतरनाक सॉर्ड बना सकते हो। जिसके बाद सयाका गाय के पास आती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी लेकिन चलो अब तुम्हारा दूसरा हाथ आ चुका है। लेकिन मास्टर ने मेरे ऊपर शिर्यू को ऐसे बर्बाद क्यों किया। और यहाँ पर तात्सुमी मिस्टर ओगाटा से अब भी शिर्यू के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो ये बताते हैं कि शिर्यू एक टूल है और उसकी कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मास्टर आप तो जानती हो ना कि शिर्यू अब भी जिंदा है। हाँ मैं ये बात जानता हूँ लेकिन गाय और शिर्यू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और मैं 40 सालों से एक ब्लैक स्मिथ की तरह काम कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी सॉर्ड नहीं बनाई जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला हो। और इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है और उसके पास में ही एग्जॉस्ट सॉर्ड पड़ी होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस सॉर्ड के अंदर से एक डेविल बाहर निकलता है और वो मार्कस के ऊपर कब्जा करने ही वाला होता है। लेकिन मार्कस की आँख खुल जाती है और वो ये नोटिस करता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो एग्जॉस्ट को उठा लेता है। इस दुनिया में ऐसी भी पावर्स हैं जो कि इंसानों की सोच से परे हैं और मुझे अपना बदला लेने के लिए इस ताकत की जरूरत पड़ने वाली है। और तभी इसकी बहन यहाँ पर इसे खाने के लिए बुलाने आ जाती है। जिसके बाद ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही मार्कस गुस्सा करने लगता है, तुम सारे यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि मार्कस की पूरी फैमिली फेक होती है। और इन सभी के जाते ही मार्कस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एग्जॉस्ट को एक सर्कल के अंदर रखकर एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन वो ये रिचुअल सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और रोने लगता है और एग्जॉस्ट से पावर्स की भीख मांगता है। और फिर अगले सीन में हम नोएकी के साथ एक लड़की को देखते हैं और ये दोनों ही मार्कस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये लड़की बताती है कि कुछ सालों पहले मार्कस ने एक कार एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और इसी इंसिडेंट के बाद से मार्कस के नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। और फिर अगले ही सीन में मार्कस से मिलने के लिए एक लड़की आती है। तो तुम सच में शादी कर रही हो, कांग्रेचुलेशंस, क्या तुम इससे खुश हो? अरे क्यों नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरा दोस्त आपस में शादी कर रहे हैं तो मुझे इसकी काफी खुशी है। और जब ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो मार्कस कहता है कि तुम सारे धोखेबाज हो और मैं तुम सभी को एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एग्जॉस्ट सॉर्ड के अंदर से एक डेविल बाहर निकल जाता है। मुझे तुम्हारे अंदर गुस्से और बदले की आग नजर आ रही है, तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है। जिसके बाद हम सयाका को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर होती है और यहाँ पर तात्सुमी उसे लेने के लिए आया होता है। और जब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो तात्सुमी कहता है कि आप एक काफी अच्छी लड़की हो और आगे चलकर आप एक अच्छी वाइफ बनने वाले हो और मैंने भी गांव जाकर उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया है। और ये बोलते ही वो सयाका को पकड़ लेता है और ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अब रुक नहीं सकता।
लेकिन वो उसे धक्का दे देती है। तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं अपने डैड को बता दूंगी। मास्टर ने मुझे धोखा दिया है। मैं उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के चक्कर में था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा गाय को पसंद करते हैं। और जैसे ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी गाय यहाँ पर आ जाता है और वो गाय को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर गाय एक ही हाथ से उसे रोक लेता है। और अब इसके ऊपर भी सभी को मारने का भूत सवार हो जाता है और इसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और जैसे ही ये तात्सुमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सयाका चिल्लाकर इसको रोक लेती है। और घर आने के बाद भी गाय के हाथ में से बार बार यही आवाजें आ रही होती हैं कि उसे मार दो। और वो अपने आप को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही सयाका उसे पीछे से आकर पकड़ती है तो ये आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। और फिर हम मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को देखते हैं, जिन दोनों की शादी अब संपन्न होने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक मार्कस यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होता है तो ये दोनों उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्पीयर होता है और वो ये बताती है कि ये स्पीयर काफी खतरनाक है और काफी शार्प भी। और फिर हमारा सीन दोबारा से मार्कस पर जाता है और वो ये कहता है कि अब मैं चल सकता हूँ और दौड़ भी। और ये बोलते ही वो उन दोनों को मारने के लिए आगे जाता है और अपने अंदर से अज़ोज़ स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वो उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पर नोएकी आ जाता है और उसको रोक लेता है और वो इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि मार्कस की स्वॉर्ड के अंदर से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और वो अचानक से यहाँ से गायब होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाता है। और जैसे ही ये उसे मारने वाला होता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पुरानी यादें याद आनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो होश में आकर रोना शुरू कर देता है। नोएकी उसे कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। और जब ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो नोएकी उसे समझाता है कि ये वेपन टाइम के साथ जिंदा हो जाता है और इंसान के इमोशंस इसे जिंदा बनाते हैं। और एक बार अगर तुमने किसी को मार दिया तो ये वेपन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है और तुम्हें बस सबको मारने का ही भूत सवार हो जाता है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि तात्सुमी ने इस लेजेंडरी स्पीयर को पकड़ा हुआ होता है और उसकी आंखों में बस गुस्सा भरा होता है और वो जाते ही गाय के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सयाका यहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही तात्सुमी उसको देखता है तो सयाका बेहोश होने लगती है और फिर वो बार बार गाय के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और वो भी धीरे धीरे अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक शिर्यू के अंदर से सामने वाले को मारने की भूख दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसका हाथ एक स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सारी आवाजें सुनकर जब मास्टर ओगाटा उस तरफ जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। और अब ये दोनों एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन गाय तात्सुमी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और एक ही अटैक से उसे घायल कर देता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ एक स्क्रीन के आगे खड़ा होता है जिसके अंदर 3 फेसेस होते हैं और वो ये कहती है कि ये तीनों हमारे बॉसेस हैं और आज से तुम इन तीनों के ही अंडर रहने वाले हो। और वो इन्हें बताती है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर अज़ोज़ स्वॉर्ड है। और दूसरी तरफ हम नोएकी को देखते हैं जिसकी बॉडी का भी एक टेस्ट चल रहा होता है और डॉक्टर्स ये कहते हैं इसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन 2% तक हो चुका है। और यहाँ पर ये तीनों फेसेस मार्कस को इस बात की दिलासा दे रहे होते हैं कि वो मार्कस के ऊपर एक रिसर्च करने वाले हैं और वो आगे चलकर मार्कस को दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बना सकते हैं। और वो ये पूछते हैं कि जब तुमने अज़ोज़ स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था। मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है कि जैसे मैंने उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में लिया तो मेरे सामने अंधेरा छा गया और मुझे ऐसा लगा कि ये स्वॉर्ड मेरी बॉडी के साथ एक होना चाहती है। जिसके बाद हमें दोबारा से गाय और तात्सुमी को दिखाया जाता है और अब ये दोनों फाइट करते करते शहर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तात्सुमी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और तात्सुमी एक बुसोमा बन चुका है और वो गाय के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन गाय भी उसकी छाती में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और एक ही झटके में उसे हरा देता है। और इन दोनों को ये सारा कुछ करते हुए एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और ये बंदा इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़के तक पहुंचा देता है, जिसके बाद ये इन दोनों पर फायर करना शुरू कर देता है और तात्सुमी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ये दोबारा से गाय पर शूट करने वाला होता है तो गाय एक अटैक करके इसे नीचे गिरा देता है। और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद गाय दोबारा से अपने घर आ जाता है, लेकिन वो आते ही बेहोश हो जाता है
और जैसे ही मास्टर ओगाटा यहाँ पर आते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि शिर्यू ने गाय का गला पकड़ा हुआ है और जैसे ही वो इसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ जल जाता है और वो ये समझ जाते हैं कि शिर्यू इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। जिसके बाद नोएकी मार्कस को ये बताता है कि यहाँ पर जितने भी कर्स्ड वेपन है इन सभी के अंदर लाइव मौजूद है और इन सारे कर्स्ड वेपन के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि ये किसी भी ह्यूमन को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। और ये सारा कुछ सुनकर मार्कस काफी शॉक्ड हो जाता है। एक वेपन तुम्हारे अंदर है और एक मेरे, पर टेंशन मत लो, हम बहुत जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और फिर हमें दोबारा से ताकुमा को दिखाया जाता है जिसके सामने पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है। आखिरकार तुम कौन हो? तुम सारे मेरे रास्ते से हट जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? और ये अपने सामने खड़े सारे के सारे बंदों को मौत की घाट उतार देता है। और जैसे ही ये अंदर जाता है तो अंदर भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन ये उन सभी को भी आराम से मार देता है। और ये इन सभी को मारने के लिए अपनी ताकत का बस 0.1% ही इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो प्रिजन के अंदर चला जाता है और ये कहता है तुम सबकी हेट्रेड मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। तुम्हारी बदला लेने की भूख मेरे लिए काफी जरूरी है। और यहाँ पर खड़े हुए सारे बंदों की हेट्रेड एक डार्क ऑरा बनकर इसकी स्वॉर्ड के अंदर जाने लगती है। और फिर क्योका इन दोनों को बताती है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है सोने का। मार्कस कहता है अबे यार तुम सबने मुझे कहाँ फंसा दिया है, ये कोई जगह है सोने की? और इन दोनों के सोते ही यहाँ पर एक बंदे को उठाया जाता है और इसका नाम है इचिजो, जिससे हम पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और फिर हम ताकुमी को देखते हैं जो कि एक बुसोमा बन चुका है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक डॉग को मार देता है और साथ में उसके मालिक को भी। और इन दोनों की पूरी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड से अपने अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर सयाका भी गाय को ढूंढ रही होती है, पर तभी अचानक उसे अंदर से किसी के छींकने की आवाज आती है और जैसे ही वो डोर खोलकर देखती है तो अंदर गाय होता है। और यहाँ से निकलने के बाद गाय एक छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिसको देखकर सयाका और उसके डैड काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। और फिर हमें दोबारा से इचिजो को दिखाया जाता है और वो ये कहता है कि फाइनली मैं 16 साल के बाद उड़ चुका हूँ और मेरा क्या स्वागत हुआ है, मेरे सामने इतनी सुंदर कन्या है। वैसे मेरा नाम क्योका है और अगर मुझे उठाया गया है तो पक्का कोई ना कोई जरूरी मैटर होगा। और यहाँ पर सयाका और उसके डैड गाय को लेकर काफी चिंता में होते हैं। ये वेपन गाय के साथ काफी पहले से है, जब वो छोटा था, लेकिन अब वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। जिसके बाद क्योका ये बताती है कि इचिजो एक काफी खतरनाक इंसान है और उसकी पावर्स भी इंसेन है और इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और फिर हमें इचिजो की पावर के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार ये पावर उसे कैसे मिली। जब एंशिएंट इंडिया में रूलर्स के ऊपर अटैक किया गया था और उन्हें हराने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ था उस वेपन का नाम था चक्रम, और इसी वेपन को इचिजो इस्तेमाल करता है। तो देख रहे हो भाई, इस बंदे को भी पावर्स इंडिया से ही मिली है। तो इंडिया से प्यार करने वाले लोग फटाक से एक लाइक ठोक दो। जिसके बाद वो गाय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर हम सियाका को देखते हैं जो कि गाय के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है, क्योंकि गाय अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि गाय एक मूर्ति के सामने बैठा होता है, यानी कि गॉड के सामने। और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से गाय रोना शुरू कर देता है। तुम प्लीज मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारे साथ है। और फिर अगले सीन में हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ डील कर रहे होते हैं और ये उसे अपना एक वेपन देते हैं। और ये बंदा कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुमने शिर्यू को एक बच्चे को दे दिया है जिसका एक हाथ नहीं था और तुमने शिर्यू का एक हाथ बनाकर उसे लगा दिया है। ऐसी बात नहीं है, वो वेपन हमेशा से ही उसका था और मैंने बस उसका वेपन उसे सौंप दिया है। लेकिन गाय अभी बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि एक दिन वो उसे कंट्रोल कर लेगा और शिर्यू भी उसकी रक्षा करेगा। शायद तुम ये बात नहीं जानते कि शिर्यू का एक और वर्जन है जो उससे भी काफी खतरनाक है, क्योंकि शिर्यू इतना शांत नहीं होता। और फिर अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि तलवारों को साफ कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी स्वॉर्ड मिलती है, जिसे देखकर वो ये कहती है कि प्लीज तुम मुझे स्वॉर्ड से मार दो और मुझे मारते वक्त तुम जरा भी रहम मत करना। और यहाँ पर इचिजो अब भी गाय को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। न जाने मुझे कितना टाइम हो गया, मैं लगभग 16 सालों से सो रहा था और ये गाय पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा। और फिर हमें सयाका और गाय को दिखाया जाता है और ये दोनों ही एक फेस्टिवल के अंदर आए होते हैं जहाँ पर ये बचपन से ही आ रहे हैं। और यहाँ पर गाय बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन सयाका उसे संभाल लेती है।
और फिर हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये स्वॉर्ड उठा लेती है और ये स्वॉर्ड उसे पोजेस कर देती है। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और फिर हम ताकुमा को देखते हैं जो कि पियानो बजा रहा होता है और यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि बजा लो पियानो जितना बजाना है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है और तुम मरने वाले हो। और ये वही बंदा है जिसने ज़ोल्डग्विन के साथ पहले लड़ाई की थी, यानी कि फ्लेमबर्ग। जिसके बाद ये दोनों बुसोमा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। और इस बार ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई है जो कि दूर से इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है। आखिरकार इंसान इतनी आगे तक आ ही गए, लेकिन ह्यूमैनिटी का एंड काफी नजदीक है और बुसोमा एज आने वाली है। और यहाँ पर सयाका गाय को लेकर एक टेम्पल के अंदर आती है और वो गॉड के सामने प्रे करती है कि गॉड जल्दी से गाय को सही कर दे और गाय की रक्षा करे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक बुसोमा यानी कि तात्सुमी आ जाता है और वो ये कहता है कि सयाका तुम बस मेरी हो और ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद तात्सुमी गाय के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन गाय का हाथ उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सयाका काफी हैरान हो जाती है और तात्सुमी उसे पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, चलो मेरे साथ। पर तभी अचानक यहाँ पर इचिजो की एंट्री होती है और वो आते ही अपने चक्रम का इस्तेमाल करता है और तात्सुमी का एक हाथ उड़ा देता है। आखिर कौन है जिसने मुझे इंटरप्ट किया? सुनो मिस, इससे पीछे हो जाओ क्योंकि ये पूरी तरह से बुसोमा बन चुका है और इसे अब मैं देख लूंगा। और फिर हमें दोबारा से उसी लेडी को दिखाया जाता है जिसने स्वॉर्ड के सारे रिचुअल्स को कर दिया होता है। और तभी यहाँ पर एक अननोन बंदा आता है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है और क्या तुमने वो सारे काम कर दिए? और जिस लड़की ने ये रिचुअल्स किए होते हैं उसकी हालत काफी खराब होती है और ये बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तात्सुमी और इचिजो अब भी लड़ रहे होते हैं। तुम मेरे बीच में दखल क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम एक बुसोमा बन चुके हो और तुम्हारी मौत निश्चित है। जिसके बाद इचिजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी चक्रम को बाहर निकालता है और उसके माथे पर बना हुआ निशान ग्लो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपने चक्रम से तात्सुमी के ऊपर अटैक करता है और ये चक्रम उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे करके तात्सुमी की बॉडी जलनी शुरू हो जाती है। ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम काफी लेट हो चुके हो और तुम्हें मारने के लिए मुझे ये मिशन मिला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये काफी आसान था। जाओ बच्चों, अब तुम आराम से खेलो। और जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तभी उसे गाय के अंदर एक डार्क ऑरा महसूस होता है और वो ये समझ जाता है कि जिस बंदे को मारने के लिए उसे इस मिशन पर असाइन किया गया है वो इसके सामने है। अच्छा, तो तुम हो वो जिसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। जिसके बाद वो गाय के ऊपर अटैक कर देता है। तुम काफी कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं वो काफी खतरनाक हैं। जिसके बाद यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? सेया इचिजो, तुम इसे नीचे छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मैंने तुम्हारे साथ यानी कि तुम्हारी एसोसिएशन के साथ काम किया हुआ है। मुझे यहाँ पर गाय को लाने के लिए भेजा गया है और मैं उसे लेकर जाऊंगा। और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि एक बुसोमा दूसरे बुसोमा को नहीं मार सकता, ये काम बस एक इंसान ही कर सकता है। और ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुसोमा बच्चे को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और साथ में उसे भी। शायद तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं है। और सयाका इस फाइट को रुकाने के लिए बूढ़े अंकल से बोल रही होती है, प्लीज इस फाइट को रुकवा दो। अरे यार चलने दो, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है, काफी मजा आएगा। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये बंदा इचिजो के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इचिजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब ये सामने वाला बंदा अपनी पावर्स को फ्लेक्स कर रहा होता है तभी इचिजो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। अब तुम्हारी बारी है मरने की। लेकिन तभी ये बंदा गाय की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि गाय के अंदर का जो डार्क ऑरा होता है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। चल बे मुन्नी साइड हो। हाँ भाई छोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि गाय का बुसोमा अचानक से यहाँ पर आ जाता है और वो एक ही झटके से इस बंदे का काम तमाम कर देता है। लेकिन गाय इस बात से अनजान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और ये बुसोमा गाय के शैडो में रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही गाय की नजर अपने बुसोमा पर जाती है तो वो उसे देखकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और अपना आपा खोने लगता है। जिसके बाद उसका हाथ एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है
और वो इस बुसोमा को बीच में से चीर देता है। ये अभी मरा नहीं है, ये तुम्हारी शैडो के अंदर छुप रहा है। लेकिन जैसे ही गाय उसे आधा काटता है तो ये बुसोमा दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और यहाँ से भाग जाता है। ये मामला तो हाथ से बाहर जा रहा है और मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और ये बोलते ही इचिजो गाय के ऊपर अटैक कर देता है और गाय इसके अटैक को झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। और जब गाय को होश आता है तो उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी वापस आ जाती है। फाइनली तुम जाग गए और अब तुम्हारी मौत आने वाली है। और जैसे ही इचिजो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक ये ठरकी बुढ़ा यहाँ पर आ जाता है और इचिजो के कान को लिक करना शुरू कर देता है। आहा, मजा आ गया। और मौके का फायदा उठाकर सियाका और गाय यहाँ से निकल जाते हैं। तुम मुझे काफी हैंडसम लगे। अबे ओए बुड्ढे, अपनी और मेरी उम्र का लिहाज कर। जमीन आसमान का अंतर है हम में। ढली हुई जवानी की इमरान हाशमी। और फिर हमें गाय और सियाका को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर आ जाते हैं। और सियाका बताती है कि जब हम छोटे थे तो खेलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और धीरे धीरे गाय को भी सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मैं हमेशा ही डार्कनेस से भागता हुआ आया हूँ और वो मेरी बॉडी के पीछे है। ऐसा लगता है कि वो मेरी बॉडी को स्वेलो करना चाहती है और इसीलिए मैं इस पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, जिससे मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और जब मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाऊंगा तो वो बिल्कुल अलग होगा। और ये बोलते ही उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इस दुनिया के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं उन सभी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। और फिर अगले सीन में हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं, जिसके सामने वही बूढ़ा बंदा और इचिजो बैठे हुए होते हैं। और ये बूढ़ा बंदा मास्टर ओगाटा से ये पूछता है कि आखिरकार ये शिरयू क्या है। और वो ये बताते हैं कि आज से काफी लंबे टाइम पहले एक श्राइन हुआ करती थी, जहाँ पर लोग एक ड्रैगन की हॉर्न की पूजा किया करते थे। लेकिन वहीं पर काम करने वाले एक लड़का और लड़की ने उस हॉर्न को चुरा लिया। और जैसे वो दोनों इसे खोलकर देखते हैं तो उनके सामने एक ड्रैगन आता है जो कि इस लड़की के पेट में चला जाता है और अंदर जाने के बाद इस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। जिसके बाद ये लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, जिसकी बॉडी पर काफी सारे स्केल्स होते हैं और ड्रैगन के हॉर्न्स भी। और ये इस बच्चे को पानी में बहा देते हैं। लेकिन ये बच्चा एक स्वॉर्ड स्मिथ को मिलता है जो इसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये उनका एक होनहार स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन अपने मास्टर के मरने के बाद ये उनके काम को संभालता है और इसकी स्किल्स काफी कमाल की होती है, जिस वजह से चारों तरफ इसका नाम होता है। और इसके बारे में शोगुन को भी पता चल जाता है और वो इसे एक ऐसी स्वॉर्ड बनाने के लिए कहता है जिसका कोई भी तोड़ नहीं हो। जिसके बाद ये बंदा अपनी जी जान लगाकर अपनी लाइफ की एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड बना लेता है। और ये बंदा अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता था ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। और जब ये स्वॉर्ड को सबमिट करने के लिए शोगुन के पास जाता है तो शोगुन सभी के सामने इसका मास्क उतरवा लेता है और सारे लोग इसे देखकर काफी चौंक जाते हैं और इसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। जिसके बाद इसकी पूरी की पूरी फैमिली को इसके सामने मार दिया जाता है और ये सारे लोग इसे भी मारने की कोशिश करते हैं, पर इसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है और कोई भी स्वॉर्ड इसकी स्किन के ऊपर काम नहीं करती। जिसके बाद ये सारे लोग इस बंदे को एक समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा नहीं मरता। जिसके बाद ये अपना बदला लेने के लिए 2 स्वॉर्ड्स बनाता है और इन दोनों स्वॉर्ड्स को ही हम शिरयू के नाम से जानते हैं। यानी कि इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 शिरयू हैं। और जहाँ दुनिया की कोई भी स्वॉर्ड इस बंदे के ऊपर काम नहीं करती, वही ये बंदा शिरयू के एक अटैक से ही आराम से मर जाता है। और ये काम ये खुद ही करता है और दूसरी शिरयू से वो सामने वाले शोगुन का गला काट देता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और ये पूरी कहानी सुनने के बाद इचिजो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि जब उन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा, वो मोमेंट काफी इमोशनल था। ये लो इचिजो, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा सॉफ्ट निकले। और फिर ओगाटा इचिजो को देखकर ये कहते हैं, तुम्हारे अंदर से भी गाय की जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। आखिरकार तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं गाय का वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही गाय और सियाका यहाँ पर आते हैं तो इचिजो उन दोनों का ही वेट कर रहा होता है और वो गाय के पास जाकर ये कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम किसी और वर्ल्ड में जाना चाहते हो और मैं तुम्हें तुम्हारी सही पहचान बताऊंगा। और ये देखकर मास्टर ओगाटा कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो और ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम इसके साथ जाना चाहते हो या फिर नहीं। वैसे ये आदमी भी तुम्हारी ही तरह है और तुम्हारी तरह ही एक रास्ते पर चल रहा है, तो तुम इसके साथ भी जा सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद सियाका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो इसे जाने से रोकती है।
सुनो बच्ची, गाय को जाने दो। ये आदमी बुरा इंसान नहीं है और गाय एक सॉर्ड की तरह है जो अभी पूरी तरह से नहीं बना, और मैं इसे पूरी तरह से बना हुआ देखना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में गाय इचिजो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, और जब वो इसकी कार में बैठकर जा रहा होता है तो सयाका उसे रोकने के लिए पीछे से आ जाती है और वो उसे बार बार आवाजें लगा रही होती है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि गाय उसके साथ बैठकर जा चुका है। जिसके बाद इचिजो एक औरत से मिलने के लिए जाता है और ये औरत काफी बुढ़िया होती है और गाय ये पूछता है कि आखिरकार ये औरत कौन है, लेकिन इचिजो उसे चुप कर देता है। क्या तुमने शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। और यहाँ पर गाय को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर इचिजो उसे बताता है कि इस लड़की ने मेरा 16 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है और ये मेरी बंदी है। क्या ये इतनी बूढ़ी औरत? और वो ये बताता है कि जब उसकी बॉडी के अंदर चक्रम की पावर आई थी तो उसे कोल्ड स्लीप करना पड़ा था और उसने लगभग 16 सालों तक नींद ली है। और ये सारी बातें बताने के बाद इचिजो उसे यहाँ से भगा देता है और दोबारा से उसी लेडी से मिलने के लिए चला जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बिल्कुल अकेले होते हैं। और जब गाय बाहर घूम रहा होता है तो उसे कंपटीशन के बारे में पता चलता है और वो इसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर आखिरी फाइट चल रही होती है और यहाँ पर ये सारे आर्केड गेम खेल रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें पीछे से चीयर करते हैं। और ये लड़की जिसका नाम मिडोरिका होता है वो इस चोमो को आराम से हरा देती है। जिसके बाद हम दोबारा से इचिजो को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और ये दोनों ही साथ में अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड तैयार होने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है जिससे इचिजो को ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तबीयत काफी खराब है और वो किसी भी वक्त मर सकती है। और ये जानने के बाद वो काफी सैड हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से मिडोरिका को दिखाया जाता है जो एक वॉशरूम के अंदर होती है और यहाँ पर दोबारा से वही चोमो आ जाता है। मैं काफी खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने सारे काम सही से कर पाता हूँ। और ये बंदा उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है लेकिन मिडोरिका उसे काफी अच्छी तरीके से झाड़ देती है। अबे सुन बे चोमो, शक्ल देखिए अपनी, एक नंबर का फुद्दू लगता है तू, चल निकल। और ये बंदा नीचे गिरकर रोना शुरू कर देता है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से फ्लिमबर्ग को देखते हैं और ये बंदा ताकुमा के साथ 2 बार फाइट करने के बाद भी जिंदा बच गया है और इसकी हालत काफी खराब होती है। और जब मिडोरिका अपने सारे काम खत्म करने के बाद बाहर जा रही होती है तभी अचानक ये चोमो उसके सामने आ जाता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी बंदी बन सकती हो? और मैं तुम्हें सराखों पर बिठाकर रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और ये सुनने के बाद मिडोरिका उसे अपने पैरों से मारना शुरू कर देती है। चल बे चोमो। लेकिन तभी अचानक ये बंदा उसे मारना शुरू कर देता है और इस बार वो उसे काफी गंदे तरीके से मारता है और उसके चेहरे का नक्शा भी बिगाड़ देता है। और तभी उसके पास एक सॉर्ड आती है और वो मिडोरिका से ये कहती है कि प्लीज मुझे उठा लो। और जैसी वो इस सॉर्ड को पकड़ती है तो वो पोजेस हो जाती है और वो इस चोमो को जान से मार देती है। लेकिन इसे मारने के बाद उसे काफी अच्छा फील होता है। मुझे ब्लड काफी पसंद है। और यहाँ पर इचिजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बीच पर आया हुआ होता है और वो इसके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती करता है और वो उसके पुराने फेस को भी याद करता है। और फिर हम मिडोरिका को देखते हैं जो कि पूरे शहर में डिस्ट्रक्शंस कर रही होती है। मेरे पास अब ये सॉर्ड है तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। और वो अचानक से गाय के ऊपर भी अटैक कर देती है। लेकिन तभी गाय की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर का शरीर बाहर निकल जाता है। और जैसे ये सारी बातें क्योका को पता चलती है वो इचिजो को फोन करने की कोशिश करती है। लेकिन इचिजो तो यहाँ पर आराम से गुल खिला रहा होता है, उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद गाय और मिडोरिका के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो लड़की इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि गाय ने अभी तक शिरयू की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होता और उसकी हालत काफी खराब होनी शुरू हो जाती है और वो बार बार नीचे गिरकर दोबारा से खड़ा होता है और वो लड़ने से ज्यादा डिफेंस कर रहा होता है। आखिरकार तुम कौन हो? और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर इचिजो और उसकी गर्लफ्रेंड घर आ जाते हैं और वो ये कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी, तो चलो ये काम मैं कर देता हूँ। और जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो यहीं पर मर जाती है। और क्योका भी इस फाइट को देखकर काफी हैरान हो रही होती है। आखिरकार इचिजो कहाँ पर है? और गाय की हालत पिटते पिटते काफी गंदी हो जाती है
और मिडोरिका उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर लाइटनिंग चक्रम आ जाता है, जिसको देखकर मिडोरिका की फट जाती है। तो लो भाई, मैं सही टाइम पर आ चुका हूँ, तुम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो। और ये बोलने के बाद मिडोरिका यहाँ से कल्टी मार लेती है और फिर इचिजो गाय को संभाल लेता है। और अगली सीन में हम एक मोटी ताजी औरत को देखते हैं जो कि ओशन के बीचों बीच होती है और ये काफी रिच है, इसीलिए ये सारे लोगों पर चिल्ला रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये घटिया जूस पिलाने की? मैं काफी अमीर हूँ, तो मुझे जूस पिलाओ। पता है कैसा? जूस पिला दो मौसमी का। और ये औरत काफी चालाक और शातिर होती है, एक काम करो मेरी पूरी बॉडी पर मसाज कर दो। और ये सुनने के बाद इस सर्वेंट के हाथ कांपने लगते हैं। क्या हुआ, कभी इतनी सुंदर लड़की की बॉडी मसाज नहीं की क्या? जिसको सुनते ही इस बंदे के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। ये एक नंबर की भैंस है और अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही है। और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रिक, और वो ये कहता है कि देखो मुझे काफी सारा खजाना मिला और इस खजाने के अंदर है शैंपेन और हम इसे पी भी सकते हैं। और यासुको उसको पकड़ लेती है, अबे ओए गोल्ड कॉइन कहाँ पर है? और ये बोलने के बाद वो सारी की सारी शैंपेन पी जाती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एरी को देखते हैं और ये बंदा काफी अच्छे बाल काटता है और इसके सामने इसकी एक कस्टमर बैठी हुई होती है और ये अपनी आंखें बंद करके ये पता लगा लेता है कि आखिरकार इसके ऊपर कौन सा हेयर कट सूट करने वाला है। लेकिन ये बंदा खड़े खड़े ही इस लड़की की सारी पोल खोल देता है कि तुम सिगरेट पीती हो और लेट नाइट पार्टी में भी जाती हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की काफी शर्मिंदा होने लगती है, जिसके बाद ये उसे एक काफी अच्छा हेयर कट दे देता है। और फिर हम दोबारा से यासुका और बाकी बंदों को देखते हैं और ये सारे आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। और एक बंदा कहता है कि मैं अपनी बाकी की लाइफ ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफी अमीर होना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और कैप्टन ये कहते हैं कि मैं तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। जिसके बाद वो एक बैक स्टोरी सुनाता है कि एंशिएंट टाइम में लोग अपने वेपन्स को लेकर काफी दूर दूर से आते थे और अखाड़े में ये दिखाते थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता था उसी राजा के साथ रहने का मौका मिलता था। और इसी गाँव में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे वेपन्स बनाता है और उसके पास एक बंदा आता है जिसने उसकी तलवार यूज करके उस टूर्नामेंट को जीता था और वो उसे थैंक्स बोलता है और साथ ही में जान से मार देता है। जिसके बाद उसके बेटे को अपने डैड का बनाया हुआ एक हैमर मिलता है जिसके अंदर कर्स स्पिरिट होती है, तुम मुझे यूज करो और अपने डैड की मौत का बदला लो। और फिर अगले ही पल ये टूर्नामेंट को ज्वाइन करता है और सारे ही बंदों को मौत की घाट उतारना शुरू कर देता है। लेकिन इसका वेपन काफी खतरनाक था तो राजा इसे पॉइजन देकर इसकी जान ले लेता है। और फिर हमारी स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और कैप्टन कहता है वो वेपन काफी कमाल का है और मैं उस वेपन को एक बार देखना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से एरी को देखते हैं जिससे एक लड़की ये पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे सुंदर लड़की पसंद है और जिस दिन मुझे वो लड़की मिलेगी मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और फिर ये बंदा कार में जाते हुए कहता है कि मैंने उस लड़की से झूठ नहीं सच कहा था। और फिर हमें एरी की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इसकी बहन इसकी गोद में होती है और वो बस मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक एरी ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सुंदर लड़की खड़ी हुई है जिसके बाल भी काफी लंबे हैं। और तभी अचानक इसकी बहन मर जाती है और इसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर हम निक को देखते हैं जिसने यासुका के लिए काफी सारा खजाना ढूंढ लिया होता है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, ये तो सच में गोल्ड कॉइन्स हैं। और एक बंदा कहता है कि हम फाइनली अमीर हो गए और अब हम इस सारे खजाने को आपस में बांट लेंगे और आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। और कैप्टन उन सभी को बधाई देते हैं। जिसके बाद यासुका निक को लेने के लिए जाती है और वो ये नोटिस करती है कि निक नीचे गिरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने काफी ज्यादा पी लिया है, लेकिन असल में निक मर चुका है। और दूसरी तरफ एरी के सामने एक काफी सुंदर लड़की आती है जिसको देखकर वो ये सोचता है कि शायद इसी ने ही मेरी बहन को मारा है। जिसके बाद वो एरी को एक कहानी सुनाती है कि एक गांव के अंदर एक फेरी देखी गई जिसको दो लोगों ने देखा और वो दोनों ही उसके ऊपर लट्टू हो गए और ये दोनों ही उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये फेरी किसी एक से ही शादी कर सकती थी। और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और इन दोनों में से एक बंदा मारा जाता है। और जो बंदा मारा जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि वो एक बार फेरी को अपने गले से लगाना चाहता है। और जैसी वो उसे हक करती है तो ये बंदा फेरी को मार देता है, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। और जिस हड्डी से इस बंदे ने फेरी को मारा होता है वो आगे चलकर एक काफी खतरनाक डीमन स्वॉर्ड बन जाती है। लेकिन ये सारी कहानी एरी के सर के ऊपर से जा रही होती है। और फिर हम यासुका को देखते हैं जो कि ये पूछती है कि आखिरकार निक को किसने मारा।
और तभी अचानक उन्हें पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आती है और ये बंदा हेल्प मांग रहा होता है और ये बंदा हेल्प मांगते मांगते मर जाता है और कैप्टन भी अचानक से गायब हो जाता है और यासुका ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक कैप्टन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वेटर पीछे से उसके ऊपर स्टैप कर देता है और यासुका को बचा लेता है और ये बहादुरी देखकर यासुका उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है। तुम मेरे रियल हीरो हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन ये बंदा उसे मारना शुरू कर देता है, शादी और तुझसे चल बे मोटी, और ये उसे मारकर पानी में फेंक देता है। और जब यासुका पानी में जा रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक चीज चमकती है और ये वही चीज है, यानी कि उस बंदे का हैमर। और इसके अंदर से भी वही आवाज आती है, तुम काफी कमजोर हो, मेरा इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एरी की शॉप से बाहर आ जाती है और एरी उसे मारने के लिए उसके सामने बंदूक तान देता है। आखिरकार तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे हाँ, मेरे पास कोई रीजन था तुम्हारी बहन को जान से मारने का, इसीलिए मैंने वो काम किया। और ये सुनने के बाद एरी उसकी छाती में बंदूक को दाग देता है। लेकिन अचानक से ये लड़की अपने आप को रिकवर कर लेती है, जिसको देखकर एरी ये कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? जिसके बाद ये लड़की उस वेपन को जिसके बारे में वो कहानी सुना रही थी, वो इसे इसकी बॉडी में डाल देती है और ये कहती है कि कुछ दिनों के बाद तुम बुसोमा बन जाओगे और अचानक से ही गायब हो जाओगे। और फिर हमें यासुका को दिखाया जाता है जिसने उस वेटर को भी जान से मार दिया है और अब इसके पास वो कर्स्ड हैमर आ चुका है और ये पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। और अब क्योका ये बताती है कि रोम में समुद्र के पास एक गांव था जहां पर एक नौजवान रहा करता था जिसका बाप एक आम इंसान और माँ एक फेरी थी। और ये नौजवान बाकी सभी से काफी समझदार और शक्तिशाली था और 18 साल के होने पर इसकी माँ इसे एक वेपन देती है जो कि परियों के देश का एक प्राचीन हथियार था और इसका सही इस्तेमाल करने पर ये हथियार इस्तेमाल करने वाले को काफी महान शक्तियाँ दे सकता है और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में तबाही भी मचा सकता है। लेकिन ये नौजवान अपने गांव को बचाने के लिए एक जंग के अंदर काफी सारे बंदों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वापस आने पर वो ये देखता है कि उसकी बंदी ने किसी और के साथ शादी कर ली है और ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और इन दोनों को ही जान से मार देता है। और ऐसा करने के बाद ये बंदा पागल हो जाता है और इस वेपन का कलर भी चेंज हो जाता है और फिर ये एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि ये बंदा अपने माँ बाप को भी मार देता है। लेकिन आखिर में ये इंसान भी मारा जाता है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम इचिजो और गाय को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और इचिजो उसे ये बताता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम अभी कर लो, वरना एक बार तुम कोल्ड स्लीप के अंदर चले गए तो वहाँ से वापस आना इतना भी आसान नहीं है। और यहाँ पर नोएकी और मार्कस उसी वेपन को ढूंढ रहे होते हैं और नोएकी की गर्लफ्रेंड उसे ये बताती है कि ये वाला वेपन बेसमेंट के अंदर रखा गया है और ये दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ये दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने काफी सारे कैमरास लगे होते हैं। मार्कस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके बाद वो खुद को और नोएकी को दोनों को ही गायब कर देता है, यानी कि ये दोनों मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। और फिर ये दोनों एसी के डक्ट से होते हुए उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर नोएकी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है, हमने एक लॉकर खोल लिया है लेकिन यहाँ पर एक और लॉकर है और हमें इसका पासवर्ड चाहिए। लेकिन उसके पास इसका पासवर्ड नहीं होता। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि अपनी आंखों से इसे स्कैन करना शुरू कर देता है। लेकिन मार्कस के फेल होते ही यहाँ पर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और एक अजीब सी गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद मार्कस अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये तिजोरी काफी मजबूत होती है। और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड अब भी पासवर्ड को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मिलता। और यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये बहाना बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हारा प्लान जानता हूँ, तुम यहाँ पर पासवर्ड ढूंढने के लिए आई हो ना। और इस बंदे की शक्ल बिगड़नी शुरू हो जाती है और तभी एरिका नोएकी को ये बताती है कि इस बंदे को हमारा प्लान पता लग गया था और वो वेपन बेसमेंट के अंदर नहीं है, वो इसके पास है। और जैसे ही ये बंदा एरिका को मारने वाला होता है लेकिन तभी अचानक नोएकी यहाँ पर आ जाता है और इसको बचा लेता है, जिसके बाद नोएकी और मार्कस इस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बंदा मार्कस को पीछे फेंक देता है और नोएकी को घायल कर देता है, जिसके बाद मार्कस पीछे से आकर इस बंदे को मौत की नींद सुला देता है। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि ये वेपन नोएकी की चेस्ट के अंदर जा चुका है। और जब ये सारे बाहर आ जाते हैं तो एरिका उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और एरिका उसे लैब के अंदर ले जाने की बात करती है ताकि वो इसकी जांच कर सके, पर नोइकी उसे मना कर देता है। और अब ये दोनों बाहर आए हुए होते हैं तो ये अपने टाइम को एक साथ स्पेंड करते हैं और काफी सारी मस्ती करते हैं। और शाम में जब ये दोनों एक पार्क के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी अचानक नोइकी अजीब सी हरकतें करने लगता है। एरिका पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ से चली जाओ। और ये बोलते ही उसकी बॉडी अजीब सा रिएक्ट करती है और वो इस वेपन के कंट्रोल में आ जाता है और एरिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस आकर उसको बचा लेता है। और तभी अचानक यहाँ पर इचिजो की एंट्री हो जाती है, लेकिन नोइकी एक बुसोमा बन चुका है और ये देखकर इचिजो उससे फाइट करना शुरू कर देता है और गाय भी यहाँ पर आ जाता है। ये अभी तक पूरी तरह से बुसोमा नहीं बना है और ये सुनते ही नोइकी अपनी पावर्स को चार्ज कर लेता है और इचिजो के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और नोइकी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी गाय आकर उसको बचा लेता है। और अब गाय और नोइकी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद नोइकी गाय के ऊपर एक जोरदार अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इचिजो गाय को हटाकर ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और अब एरिका उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रही होती है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं एरिका हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर गाय उसकी छाती में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसके बाद नोइकी दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ये सारे उसे लेकर लैब के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर नोइकी और मार्कस को दोबारा से कोल्ड स्लीप के अंदर भेज दिया जाता है। और फिर अगली सीन में हम शिन मटोबा को देखते हैं, जो कि अपने साइड में खड़े हुए बूढ़े अंकल से ये कहता है कि कल शिर्यू ने मुझसे बात की और उसे भूख लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शिर्यू अपने दूसरे साथी से मिलना चाहता है। और यहाँ पर शिन वही बंदा है जिसके पास दूसरी शिर्यू है। और फिर यहाँ पर एक चोमू आता है, जो कि शिन से ये कहता है, हम इस जगह पर एक ऑर्फनेज खोलने वाले हैं, क्या आप हमारे इस काम में हेल्प कर सकते हो? और यहाँ पर सयाका इस बात से काफी नाराज होती है कि मास्टर ओगाटा ने गाय को यहाँ से जाने दिया। गाय के पास बस दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो यहाँ पर आ जाए या अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सयाका एक जंगल के अंदर खो जाती है और यहाँ पर एक वॉल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन गाय सही टाइम पर आकर उसको बचा लेता है, पर इससे गाय का हाथ काफी इंजर्ड हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से शिन को देखते हैं, जो कि उन्हीं बंदों के साथ इस जगह को देखने के लिए आता है, लेकिन ये बंदे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शिन एक ड्राइंग बनाता है और ये डिसाइड करता है कि इस जगह पर बूढ़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी रहेंगे, यानी कि ओल्ड एज होम के साथ साथ एक ऑर्फनेज। जिसके बाद ये डील साइन हो जाती है। और फिर हम सयाका को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही होती है और उसकी एक फ्रेंड ये बोलती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और सयाका हिचकिचाते हुए पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से उसी ठरकी बुड्ढे को देखते हैं, जिसके सामने एक बंदा बैठा होता है और इसका नाम है काजुमो। और वो ये कहता है कि मैं कभी भी सुशी डाई को ज्वाइन नहीं करूँगा और हम बुसोमा को मारने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, न कि किसी वेपन का। और यहाँ पर काजुमो उसी कंपनी के बारे में बातें कर रहा होता है, जिसके अंदर गाय और इचिजो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बच्चा है जिसका नाम है गाय और उसके पास शिर्यू की पावर्स हैं और शिर्यू उसके हाथ में है। इंटरेस्टिंग, मैं उस लड़के से एक बार मिलना चाहूँगा। और फिर अगली सीन में हमें इचिजो और गाय को दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिजो उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम अपनी पावर से किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो? लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं बचाना चाहता हूँ। सुनो गाय, हमें अपनी इस पावर को सही कामों के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर तुम एक बार बुसोमा बन गए तो तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद इचिजो उसे अपनी एक बैक स्टोरी सुनाता है, जब वो आर्मी के अंदर काम किया करता था और उन्हें एक मिशन मिला था सर्जिकल स्ट्राइक का। लेकिन जैसे ये सारे अंदर जाते हैं, तभी एक ग्रेनेड की वजह से इन सभी की हालत काफी गंदी हो जाती है और इचिजो को ऐसा लगता है कि ये उसका आखिरी दिन है और अब वो मरने वाला है। और जैसे उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं, तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि तुम मुझे उठा लो और तुम इन सभी को मार सकते हो और जिंदा हो सकते हो। और ये आवाज एक बुसोमा की होती है। और जैसे इचिजो इस वेपन को उठाता है तो वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। और जब ये लोग उसके ऊपर फायर करने वाले होते हैं, तभी अचानक इचिजो अपने चक्रम का इस्तेमाल करता है और सामने खड़े सारे के सारे बंदों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है। और यहाँ पर वो गाय को भी यही बातें बता रहा होता है कि अगर तुम एक बार बुसोमा बन गए तो दोबारा से इंसान नहीं बन सकते। और फिर हमें दोबारा से शिन को दिखाया जाता है, जो कि एक फॉर्म के ऊपर सभी के साइन करवा रहा होता है और ये फॉर्म लोगों की हेल्प के लिए है।
और इसके ऊपर सभी के साइन चाहिए। और तभी अचानक उसकी मुलाकात सियाका से होती है और वो उससे ये कहता है कि प्लीज तुम इसके ऊपर साइन कर दो, और वो इसके ऊपर साइन कर देती है और ये उसे थैंक्स बोलता है। और जैसे सियाका थोड़ी आगे जाती है तो दो छपरी नल्ले उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए शिन यहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो आते ही एक ही डायलॉग मारता है, अरे ओए तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तुम इसके ऊपर साइन कर दो। पर ये सुनने के बाद ये दोनों छपरी काफी गुस्सा हो जाते हैं और शिन को कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिन को जरा भी गुस्सा नहीं आता और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अपनी सीढ़ियों को बाहर निकालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये बंदे मार मार कर शिन की हालत काफी गंदी कर देते हैं। और यहाँ पर शिन वायलेंस के काफी खिलाफ है और इतना ज्यादा पिटने के बाद शिन बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो ये नोटिस करता है कि सियाका उसके सामने बैठी हुई है और वो उससे माफी मांगता है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। और जब ये दोनों छपरी आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक इनके सामने मिडोरिका आ जाती है, जिसको देखकर इन दोनों के मुंह से लाट टपकनी शुरू हो जाती है। अरे वाह क्या चीज है, चलो एक काम करते हैं, इससे बात करके देखते हैं। और जब ये दोनों उसके मजे लेने के लिए आगे जाते हैं तभी अचानक मिडोरिका अपने पेट में से अपनी स्वॉर्ड निकालती है और इन दोनों में से एक के मजे ले लेती है और उसे जान से मार देती है। तुम सारे सच में काफी कमजोर और यूजलेस हो। और तभी अचानक उसकी नजर सियाका और शिन पर जाती है। आखिरकार तुम दोनों कौन हो और मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर गाय की एंट्री हो जाती है। मेरे दोस्तों से दूर रहो। क्या तुम? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम ज़ोल्ट ग्वेन और इचिजो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। सुनो इचिजो, तुम मुझे इज्जत देना शुरू कर दो क्योंकि मेरी ताकत काफी बढ़ चुकी है। क्या कहा? इज्जत? और तुम्हें कभी भी नहीं। मेरे साथ एक फाइट करो और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। हाँ मैं तुमसे फाइट करना तो चाहता हूँ लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। और ये बोलने के बाद ज़ोल्ट ग्वेन यहाँ से चला जाता है। यानी कि बहुत जल्दी ही इचिजो और ताकुमा की एक काफी भयंकर फाइट होने वाली है। और तभी अचानक इचिजो ये नोटिस करता है कि उसका एक हाथ पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और यहाँ पर मिडोरिका गाय की बैंड बजा रही होती है और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रही होती है। तुम काफी कमजोर हो। लेकिन भाई ये सुनने के बाद गाय को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर का शेड्यूल जाग जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को एक स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये देखकर मिडोरिका उसके ऊपर अपनी फायर का इस्तेमाल करती है। लेकिन गाय ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती और वो मिडोरिका को डैमेज दे देता है। तुम अब मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। लेकिन उसकी अंदर ही अंदर फट रही होती है, जिसके बाद मिडोरिका यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी सियाका ये नोटिस करती है कि गाय के हाथ में एक काफी गहरा कट लगा होता है, जिसको देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। जिसके बाद वो गाय से कहती है कि सुनो गाय, अब घर चलते हैं। लेकिन गाय उसको मना कर देता है, तुम्हारे मेरे रास्ते अब काफी अलग हो चुके हैं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और यहीं से हमारा सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जिसने सियाका के स्कूल को ज्वाइन कर लिया है और साथ में उसकी सेम क्लास को भी। जिसके बाद क्योका अपने साथियों के साथ मिलकर मार्कस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवा रही होती है। और तभी उनके सामने ये बात आती है कि मार्कस की पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने किसी और के साथ शादी कर ली। और सारा का सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर एक लड़की को फेस सर्जरी देना शुरू कर देते हैं और इसे मार्कस की गर्लफ्रेंड की तरह बना देते हैं। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जिसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद ये लड़की मार्कस से मिलने के लिए आती है, लेकिन मार्कस नोएकी को याद करके काफी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और ये उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद हम इचिजो और गाय को देखते हैं जो कि शिशुडाई की तरफ जा रहे होते हैं और ये वहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर शिन भी क्लासरूम के अंदर आ चुका है, जिसके बाद वो सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारे लोग उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे शिन क्लास से बाहर जाता है तो कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसका वॉलेट निकाल लेते हैं। लेकिन तभी सियाका यहाँ पर आ जाती है और वो उनसे ये पर्स लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि टीचर प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ये लोग शिन को परेशान कर रहे हैं। और इस तरह से ये उसे बचा लेती है और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन क्योका इचिजो के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ थे और तुमने मेरे मैसेजेस क्यों नहीं देखे? मैं थोड़ा बिजी था लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ।
और इन सभी के बीच में गाय भी होता है जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है। और इस बार इचिजो कोल्ड स्लीप में जाने से मना कर देता है क्योंकि मुझे काफी सारे काम हैं और मुझे जोल्ट ग्विन से भी लड़ना है और साथ में तुम्हारे डैड को भी वापस लाना है। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि क्योका के डैड कोई और नहीं बल्कि जोल्ट ग्विन है। और जब क्योका अपने बॉसेस के साथ बात करने के लिए जाती है तो वो ये बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे हम जोल्ट ग्विन को एक ही बार में खत्म कर देंगे और तुम्हारे डैड को वापस ले आएंगे। लेकिन क्योका ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसके डैड के पास जोल्ट ग्विन की पावर्स हैं और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे उन्हें हराया जा सकता है। और यहाँ पर इचिजो गाय को ये समझाता है कि जब हम दोनों बुसोमा बन जाएंगे तो हमारे अंदर के जो वेपन्स हैं, यानी कि मेरा चक्रम और तुम्हारी स्वॉर्ड, वो सारे वेपन्स यहीं पर रखे जाएंगे। और ये तो सच है कि हम सारे एक दिन बुसोमा जरूर बनेंगे। जिसके बाद इन दोनों की मुलाकात मार्कस से होती है और मार्कस गाय को थैंक्स बोलता है। थैंक्स यार मुझे यहाँ पर लाने के लिए, और ये लोग काफी अच्छे हैं तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और फिर अगले ही सीन में हम सियाका को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और यहाँ पर शिन भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, यानी कि ये उसे फॉलो करने लगता है। और जब सियाका पेंटिंग क्लास के अंदर होती है तो शिन भी इस क्लास को ज्वाइन कर लेता है और ये देखकर सारी की सारी लड़कियाँ उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं। और वो अंदर आते ही सियाका की एक काफी सुंदर ड्राइंग बना देता है। और फिर अगली सीन में हम ताकुमा को देखते हैं जो कि चारों तरफ डिस्ट्रक्शंस कर रहा होता है और ये कहता है मुझे और ज्यादा काली शक्तियाँ चाहिए और ऐसा कौन है जो कि मेरा मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर शोशिडाई कंपनी के एंटी मेगा आ जाते हैं और वो आते ही ताकुमा के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और ताकुमा भी अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन ये एंटी मेगा उसकी पावर्स को आराम से झेल लेते हैं और ये फाइट धीरे धीरे करके इंटेंस होनी शुरू हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो? जिसके बाद एंटी मेगा एक साथ मिलकर जोल्ट गाय के ऊपर अटैक करते हैं और ये सारा नजारा क्योका भी देख रही होती है। मेरे डैड इन सभी से काफी स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद जोल्ट गाय इन सारे एंटी मेगास को काफी आराम से मार रहा होता है। इन्हें मारना काफी आसान है, ये तो मेरा वार्म अप भी नहीं है। और क्योका ये सारा कुछ देखने के बाद इचिजो से कहती है क्या तुम मेरे डैड से सच में लड़ने वाले हो? क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई शक है? प्लीज मेरे डैड को वापस ले आओ। जिसके बाद हमें ताकुमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो पोजेस नहीं था और वो एक मिशन पर जा रहा होता है और क्योका उन्हें वहाँ जाने से मना करती है कि प्लीज डैड वहाँ पर मत जाओ, मुझे आपकी काफी याद आएगी। और ये उन्हें रोकने की काफी कोशिशें करती है पर वो चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जोल्ट गाय ने सारे के सारे एंटी मेगास को धूल चटा दिया है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है इचिजो और गाय की। हे ताकुमा, क्या हाल है? और फाइनली हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए और मैं जानता हूँ कि तुम काफी परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर के डीमन को बाहर निकाल दूंगा। ओह इचिजो, आखिरकार तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आ ही गए, तो फाइनली अब हम लड़ सकते हैं। और ये सुनकर इचिजो को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इचिजो गाय को ये समझाता है कि अगर मैं बुसोमा बन गया तो मैं काफी इविल हो जाऊंगा, तो प्लीज तुम एक काम करना, मुझे जान से मार देना। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर इचिजो और गाय जोल्ट गाय के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जोल्ट गाय की डार्क पावर्स काफी खतरनाक होती हैं। इचिजो कहता है कि गाय तुम पीछे हट जाओ, इसके साथ मैं लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम ताकुमा और इचिजो को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डील होती है। ताकुमा कहता है अगर मैं कभी भी एक बुसोमा बना तो तुम मुझे जान से मार देना और तुम ये काम कभी भी कर सकते हो। लेकिन ताकुमा को एक भी पुरानी बात याद नहीं होती, उसके ऊपर बस लड़ने का भूत सवार होता है और वो एक के बाद एक इचिजो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और इचिजो लड़ते हुए उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, प्लीज याद करो तुम्हारी एक बेटी भी थी, तुम उसे कैसे भूल सकते हो। और फिर देखते ही देखते इचिजो ताकुमा के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और उसका चक्रम ताकुमा को पकड़ लेता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो ताकुमा को मारने ही वाला होता है और वो ये कहता है गुड बाय जोल्ट गाय। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इचिजो धीरे धीरे पोजेस होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर का बुसोमा अब धीरे धीरे बाहर आने लगता है और उसका चक्रम भी टूट जाता है। और तभी जोल्ट गाय ये कहता है कि फाइनली तुम एक बुसोमा बनने वाले हो और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मुझसे फाइट करो
और इचिजो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ज़ोल्ड गाय अचानक से एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्या ये बुसोमा भी बन सकता है? और जैसे ही वो इचिजो के ऊपर अटैक करता है तभी गाय बीच में आकर उसको रोक लेता है और अब गाय और इचिजो एक साथ मिलकर ज़ोल्ड गाय के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और ज़ोल्ड गाय कहता है कि वो एरा अब आने वाला है, यानी कि बुसोमा एज। और तभी हम ये देखते हैं कि इचिजो दोबारा से उसे अपने चक्रम के अंदर फंसा लेता है। सुनो गाय, यही मौका है, तुम जाकर इसे मार दो। और जैसे ही गाय उसे मारने के लिए आगे जाता है तभी अचानक यहाँ पर बुसोमा का गॉड आ जाता है, जिसके सामने गाय एक चींटी लग रहा होता है और इसे देखकर गाय की फट रही होती है। जिसके बाद ये ज़ोल्ड गाय के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम वही ज़ोल्ड गाय हो जो कि गुस्से के लिए जाना चाहता है? तुम तो काफी कमजोर हो। और फिर अगले सीन में हम काजुमो को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है और उससे ये पूछता है कि आप अपने अंदर के बुसोमा को शांत कैसे करती हो? मैं हमेशा यहाँ पर नहाने के लिए आती हूँ जिससे मैं अपने आप को शांत रख सकती हूँ। और वो ये कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ हम दोबारा से गाय को देखते हैं जो कि उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और इचिजो भी ये बात जानता है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है और वो भी यहाँ से निकल नहीं सकता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गाय काफी अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसके अंदर का शेरियो ये कहता है, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बहुत जल्दी ही एक बुसोमा बनने वाले हो। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि एक कंपनी के अंदर स्पीच देने के लिए आता है और यहाँ पर वो महात्मा गांधी का रेफरेंस देकर ही कहता है कि हम सभी को नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करने के बाद बस ब्लड गिरता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। यहाँ पर हमें दो सीन्स एक के बाद एक दिखाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ शिन सभी के सामने स्पीच दे रहा होता है और दूसरी तरफ हम गाय को देखते हैं जो कि अब भी इस बुसोमा के साथ लड़ रहा है। और फिर हम इचिजो को देखते हैं जो कि अपने चक्रम से गाय को रोकने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन गाय के ऊपर इस बुसोमा को मारने का भूत सवार हो जाता है। और इस तरफ शिन सभी को बता रहा होता है कि हमें शांत दिमाग से काम लेना चाहिए, तभी हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। और यहाँ पर इचिजो गाय को रोकता रोकता काफी थक जाता है और वो बुसोमा ये कहता है कि पहले तुम आपस में लड़ लो, फिर देखते हैं कि मुझसे कौन लड़ेगा। और फिर आखिरी बार इचिजो गाय को अपने चक्रम के अंदर फंसा लेता है। प्लीज गाय, इससे बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास एक फैमिली है, तुम उसके लिए इससे बाहर आ सकते हो। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, यानी कि गाय इस चक्रम को तोड़ देता है और पूरी तरह से एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो इचिजो को जान से मार देता है। थैंक्स गाय, तुमने काफी अच्छा किया। और ये करने के बाद गाय बेहोश हो जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि इचिजो मर चुका है, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक बुसोमा बन जाता है। और फिर हमें इस बुसोमा के गॉड का नाम बताया जाता है और इसका नाम है ग्रिम्स। जिसके बाद इचिजो ग्रिम्स से लड़ने के लिए चला जाता है और फिर ये सारे गाय को लेकर दोबारा से लैब के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो ये कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है। लेकिन क्योका उसे बाहर जाने से मना कर देती है, क्योंकि गाय कभी भी एक बुसोमा बन सकता है। लेकिन गाय बार बार बाहर जाने की जिद करता है और ये देखकर क्योका वहाँ पर एक गैस रिलीज कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये सारे उसे कोल्ड स्लीप में भेज देते हैं। और फिर हम इचिजो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस कर रहा होता है और क्योका ये कहती है कि अब इसे मारना ही होगा क्योंकि ये इचिजो नहीं रहा। और ये सारी सिचुएशन देखने के बाद क्योका के बॉसेस गाय को रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद गाय इचिजो के पास चला जाता है और गाय को अपने सामने देखकर इचिजो दोबारा से बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गाय पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और गाय की बेस फॉर्म काफी वीक होती है तो वो उसे काफी गंदा पिटता है, लेकिन अब भी गाय उसके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोच रहा होता है। और यहाँ पर इचिजो उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है और फिर गाय इचिजो की पुरानी बातों को याद करता है कि उसने क्या कहा था। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गाय अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और उसकी बॉडी से डार्क एनर्जीज बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और ये बंदा भी एक बुसोमा बन जाता है। और ये सारा कुछ देखकर क्योका की फट रही होती है, क्योंकि अब ये दोनों ही एक बुसोमा बन चुके हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है। लेकिन गाय अभी भी पूरी तरह से बुसोमा नहीं बना है, यानी कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल है। और तभी अचानक गाय इचिजो को जान से मार देता है
लेकिन वो मरने से पहले गाय के सामने आता है और ये कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन थैंक्स मुझे रिलीज करने के लिए। और फिर अगले ही पल इचिजो का बुसोमा पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये सारी चीजें भी नॉर्मल हो जाती हैं। जिसके बाद गाय दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो ये सोचता है कि अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को पानी में देखता है तो उसे वही बुसोमा नजर आता है। मुझे इसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। और ये सारा कुछ देखकर गाय एक केव के अंदर जाकर छुप जाता है और जैसे सियाका उसे मनाने के लिए आती है तो गाय अपना सारा कंट्रोल खो देता है और वो सियाका को भी जान से मार देता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि गाय बस ये सारा कुछ सोच रहा होता है। और फिर गाय अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो अपनी मॉम की ग्रेव के पास भी जाता है। जिसके बाद गाय एक स्वॉर्ड बनाना शुरू करता है और वो इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। और जैसे ही ये पहली स्वॉर्ड बनकर रेडी होती है, मास्टर ओगाटा ये कहते हैं कि पहली तलवार के हिसाब से ये काफी अच्छी है। जिसके बाद गाय अपनी बनाई हुई पहली स्वॉर्ड सियाका को दे देता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और सियाका ये देखकर काफी खुश होती है। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाय इस घर को छोड़कर जा रहा होता है और वो इस घर को देखकर ये कहता है गुड बाय। लेकिन सियाका ये सारा कुछ नोटिस कर लेती है और वो ये समझ जाती है कि पक्का गाय कुछ करने वाला है। और फिर गाय एक जंगल के अंदर जाकर अपने शिर्यू वाले हाथ को अलग करने की काफी कोशिशें करता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो एक काफी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और सियाका ये सारा कुछ देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि गाय मर चुका है। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि एक लेजेंडरी डीमन वेपन को ढूंढने के लिए एक मिशन पर आता है और यहाँ के लोग उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्कस इन सभी को निपटा देता है और तभी एक बंदा ये बताता है कि वो वेपन हमारे पास नहीं है, वो तो हमारे कैप्टन के पास है। और तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और मार्कस ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक बंदा खड़ा है, लेकिन ये बंदा पॉजेस हो चुका है। और जैसे ये बंदा मार्कस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो मार्कस अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस बंदे को पैरालाइज कर देता है और जान से मार देता है। और जब ये सारा मिशन कंप्लीट हो जाता है तो क्योका मार्कस से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद मार्कस काफी थक जाता है तो वो क्योका से छुट्टियों की डिमांड करता है। और फिर हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक अस्पताल के अंदर होती हैं और ये तीनों ही यहाँ पर रह रहकर काफी पक चुकी हैं और यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो रिया से ये कहता है कि चलो तुम्हारे चेकअप का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो इसे लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और ये लड़की शिन की बहन है और ये अपने भाई से दोबारा मिलना चाहती है। और फिर अगले सीन में हम क्योका को देखते हैं जो कि अब भी मार्कस के ऊपर ही रिसर्च कर रही होती है और उसे ये पता चलता है कि मार्कस के बुसोमा बनने के चांसेस अभी 0% हैं। और ये देखकर ये सारे काफी चौंक जाते हैं और फिर डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इस बंदे के पास कोई बुसोमा नहीं है, इसके पास एक डीमन है जो कि इसकी स्वॉर्ड के अंदर रहता है, तो हमें इस बात का काफी ख्याल रखना होगा। जिसके बाद हम दोबारा से मार्कस को देखते हैं और वो एरिका के साथ होता है। लेकिन इस बार मार्कस को एरिका के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होना शुरू हो जाता है और ये देखकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन मार्कस समझ जाता है कि ये कोई और है। और फिर हम सियाका को देखते हैं जो कि 3 महीने बाद स्कूल आती है, लेकिन वो काफी शांत होती है। लेकिन शिन उसकी सारी बातें समझ जाता है और वो सभी को सारी बातें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। और सियाका के फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और तभी शिन ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर काफी दुख है, लेकिन ये हमारे सामने हंसने का नाटक कर रही है। और दूसरी तरफ हम एरिका को देखते हैं जो कि क्योका को ये बताती है कि मार्कस अब मेरी बातों को मान रहा है और वो मुझसे शादी करना चाहता है और यहाँ तक कि उसने शोशिडाई कंपनी के साथ काम करने के लिए हाँ भी कर दिया है। और फिर हम दोबारा से मार्कस को देखते हैं जिसे अब एरिका के ऊपर शक होना शुरू हो गया है और वो इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देता है। और यहाँ पर क्योका एरिका को ये समझा रही होती है कि उसे मार्कस के साथ बस थोड़े टाइम के लिए ही शादी करनी है और उसके बाद वो फ्री हो जाएगी और किसी और के साथ काम कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर एरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ऐसा करने से मना करती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मार्कस भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और जब क्योका उसे ये बताती है कि नोइकी मर चुका है तो ये सुनने के बाद मार्कस काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये देखता है कि इन सभी ने नोइकी को मारने के लिए कोल्ड स्लीप के अंदर ही एक गैस का इस्तेमाल किया था
और ये देखकर मार्कस की फटकर हाथ में आ जाती है। आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जब उसके सामने ये सारी पोल पट्टी खुल जाती है तो वो एक काफी इवल स्माइल करता है और ये कहता है कि तुम मरने वाली हो। जिसके बाद मार्कस एरिका के पास आ जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे सुनो, हमने ढूंढ लिया है कि हम तुम्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन मार्कस उसको पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। और एरिका उसे शांत करने के लिए उसे एक पप्पी दे देती है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि मार्कस ने उसके पेट में अपनी पूरी की पूरी तलवार घुसा दी होती है, जिसको देखकर एरिका उससे माफी मांगती है। लेकिन मार्कस कहता है कि तुम सारी की सारी लड़कियां एक जैसी होती हो। और ये बोलने के बाद वो एक बुसोमा बन जाता है और एरिका को काफी गंदा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और तभी हम ये देखते हैं कि क्योका के पास एक बंदा आता है और वो ये बताता है कि मार्कस एक बुसोमा बन चुका है और यहाँ तक कि एरिका भी मर चुकी है और मार्कस यहाँ से निकलना चाहता है। और ये सारे उसे रोकने के लिए चारों तरफ बैरियर्स लगा देते हैं। लेकिन मार्कस काफी खतरनाक होता है और वो सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और फिर हमें कोल्ड स्लीप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बंदों को मार्कस को मारने के लिए भेजा जा रहा होता है। और इन तीनों में से एक बंदा वही होता है जो कि एक बार्बर था, यानी कि एरी। जिसके बाद ये तीनों बंदे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कंपनी उन्हें बताती है कि जिस बंदे से तुम लड़ने के लिए जा रहे हो वो एक बुसोमा नहीं, एक डीमन है। और फिर ये तीनों एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और ये दोनों एरी से बात करने की काफी कोशिश करते हैं पर एरी शांत रहता है। और फिर हम एरी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसने यासुका से बचने के लिए इस कंपनी को ज्वाइन किया होता है ताकि उसे इस मोटी भद्दी से शादी ना करनी पड़े। और दूसरी तरफ हम सियाका को देखते हैं जो कि जा रही होती है, लेकिन वो जाते हुए काफी सारे पेपर्स नीचे गिरा देती है। तो शिन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और ये कहता है कि चलो एक काम करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। और सियाका भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं और काफी सारी मस्ती करते हैं। और फिर हमें दोबारा से उन्हीं 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इस अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन सारे के सारे गेट्स बंद होते हैं, यानी कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और फिर हमें दोबारा से उन्हीं 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने यासुका आ जाती है और वो एरी को देखकर ये कहती है, अरे वाह, तुम यहाँ पर हो और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन यासुका को देखकर एरी को ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ये सारे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यासुका एक काफी जहरीला पाद मारती है जिससे ये सारे पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन एरी यहाँ से भाग जाता है और अब यासुका भी उसका पीछा करने के लिए निकल जाती है। और एरी कहता है कि मैं इससे अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे बैकअप चाहिए। और फिर हमें दोबारा से उसी मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये कहती है कि हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बुसोमा की फाइट चल रही है। और यहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ अब भी बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही होती हैं। जिसके बाद इन तीनों को एक डोर मिल जाता है और जैसे ये उसे खोलकर देखती हैं तो इनके सामने न जाने क्या चीज होती है, जिसको देखकर ये काफी शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से डॉक्टर आ जाता है जो कि इन तीनों को पकड़कर इन्हें बेहोश कर देता है और ये कहता है कि तुमने जरूरत से कुछ ज्यादा ही देख लिया और अब मुझे दोबारा से तुम तीनों की याददाश्त को गायब करना होगा। और फिर अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि सियाका के साथ होता है और यहाँ पर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे साथ काफी अजीब हुआ था क्योंकि मेरी माँ मुझे डीमन से प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन उस डीमन ने मेरी माँ को जान से मार दिया। जिसके बाद वो ये कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं और मेरी बहन ही बचे, लेकिन मेरी बहन की हालत काफी खराब है और तभी से मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर सियाका काफी चौंक रही होती है क्योंकि यहाँ पर शिन गाय की तरह बातें कर रहा होता है कि मैं बचपन से डार्कनेस से भागता हुआ आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये डार्कनेस मुझे निगलना चाहती है। और जब मैं छोटा था तो ये डार्कनेस मुझे स्वेलो करने की कोशिश किया करती थी और तभी से मैं इससे बचता हुआ आ रहा हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद सियाका के सामने गाय का फेस आता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिन अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और वो अपना आपा खोने ही वाला होता है। लेकिन तभी सियाका उसे ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर अगले सीन में हम शिन के डैड को देखते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शिर्यू अब भी प्यासा है और इसकी प्यास को बुझाने के लिए हमें और ब्लड चाहिए। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने कोई लेटा हुआ होता है जिसके ब्लड का यूज करके ये शिर्यू की प्यास बुझा रहे होते हैं।
और फिर हम शिन को देखते हैं जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए अस्पताल के अंदर आता है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और ये बताती है, सुनो भाई, डॉक्टर ने कहा है कि मैं काफी जल्दी ठीक होने वाली हूँ। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से उसी मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं और इसका नाम है हिमिको। और तभी इसके पीछे एक बुसोमा आ जाता है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो और मारकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। और फिर हम शिन को देखते हैं जो कि अपनी बहन रे से बात कर रहा होता है और वो ये पूछता है कि तुम कैसी हो। अरे बड़े भाई, मैं तो एकदम मस्त हूँ और ये सारे लोग मेरा ख्याल काफी अच्छे से रख रहे हैं। और ये सुनकर शिन को तसल्ली हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगता है। प्लीज बड़े भाई, आप मुझसे मिलने के लिए बार बार आया करो, मैं आपका वेट करती हूँ। और फिर अगली सीन में हमें दोबारा से मार्कस को दिखाया जाता है जो कि सारी लड़कियों से ये पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन उसकी शक्ल देखने के बाद सारी लड़कियां उसे मना कर देती हैं और वो सभी को मारना शुरू कर देता है। और फिर हम दोबारा से रिए को देखते हैं जो कि डॉक्टर के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा रही होती है और वो इसके लिए काफी खुश होती है। और यहाँ पर क्योका अपने सारे बॉसेस से बात कर रही होती है कि हमें मार्कस से लड़ने के लिए किसी और को रिलीज करना होगा, लेकिन ये सारे उसे मना कर देते हैं। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, जिसके बाद क्योका दोबारा से अपने पास्ट को याद करती है जब उसके डैड बिल्कुल नॉर्मल थे और वो दोनों एक साथ पियानो बजाया करते थे। और इस बात को याद करने के बाद उसके अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने डैड को वापस लाने के लिए दोबारा से शोशिडाई के साथ काम करने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर मार्कस एक साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा होता है और सभी लड़कियों से ये पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो इसके एक जोरदार थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन तभी क्योका इस बात को नोटिस करती है कि मार्कस अभी पूरी तरह से बुसोमा नहीं बना है और वो दोबारा से नॉर्मल हो सकता है। और इसी पार्क के दूसरी साइड हम शिन और सियाका को देखते हैं जो कि यहाँ पर टहलने के लिए आए होते हैं। और शिन कहता है कि इस जगह में काफी ज्यादा शांति है और मुझे यहाँ पर आना काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद उसे अपनी कल की बातें याद आती हैं, यानी कि वो किस, और वो जाकर एक पेड़ को पकड़ लेता है। अरे यार, वो कितना अच्छा था। और यहाँ पर डॉक्टर भी रियो को लेकर बाहर आ जाता है। तुम काफी जल्दी यहाँ से निकलने वाली हो और तुम्हारे बाकी के साथी वहीं पर रहेंगे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिन अपनी बहन को नोटिस कर लेता है, लेकिन रिये गलती से मार्कस के सामने आ जाती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे हाँ, मेरे पास भी एक रिंग है। यानी कि लिटरली ये उसे शादी करने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर शिन अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है और एक लेडी ये बताती है कि वो दोनों वहाँ पर गए हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हिमिको को देखते हैं जिसके सामने वही बुसोमा आ जाता है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ये बुसोमा उसके ऊपर अटैक करता है तो ये कुछ ही मिनटों में इसका काम तमाम कर देती है। लेकिन बाद में वो एक अजीब सी हरकत करती है, यानी कि इस बुसोमा वाले वेपन को वो अपने शरीर के अंदर घुसा लेती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शिन के डैड शिरयू की प्यास बुझाने के लिए अपने पास एक और बंदे को लेकर आते हैं और अचानक से ही उसे स्टैप कर देते हैं। जिसके बाद ये बंदा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और अचानक से ही उठकर बैठ जाता है, यानी कि ये बंदा भी पोसेस हो चुका है। और फिर ये अपनी बॉडी से शिरयू को बाहर निकालकर किसी को मारने के लिए निकल जाता है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से मार्कस और रिये को देखते हैं जो कि एक चर्च के अंदर आकर शादी कर रहे होते हैं। लेकिन रिये ये शादी करने से मना करती है जब तक उसका भाई यहाँ पर नहीं आ जाता। और अब मार्कस की हालत दोबारा से खराब होने लगती है, जिसके बाद वो एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस प्रीस्ट को जान से मार देता है। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। और ये बोलने के बाद वो रिये को अपने एक हाथ में उठा लेता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है शिन की। तुमने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? जिसके बाद ये बुसोमा शिन के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही वार से उसे इंजर्ड कर देता है। और ये अपनी बहन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी अचानक यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसके पास दूसरी शिरयू होती है। और जैसे ही शिन की आंखें बंद होती हैं, तभी उसके सामने एक बुसोमा आ जाता है। प्लीज तुम मुझे आजमा कर देखो और तुम मेरा इस्तेमाल करके अपनी बहन को बचा सकते हो। और ये सुनने के बाद शिन इस सॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सा डिमोनिक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। और इस बार शिन काफी गुस्से में होता है और वो एक ही स्लैश करके मार्कस को हरा देता है और मार्कस दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। मुझे माफ करना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। और ये बोलते ही वो अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन उसके अंदर का जो डेमन है वो अब रिये के अंदर आ चुका है और उसकी आंखें पिंक हो जाती हैं। और यहाँ पर हिमिको काजुमा से ये पूछती है कि आखिरकार वो बंदा कैसा है, क्या वो जाग गया? वो इंसान मेडिटेशन कर रहा था और काफी जोर से चिल्लाया, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका है।
और यहाँ पर ये दोनों जिस बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि गाय है, यानी कि गाय अब भी जिंदा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ छपरी एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उसे मारकर उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। तुम बुरा मत मानना क्योंकि हम तो दोस्त हैं। जिसके बाद ये लड़का एक म्यूजियम के अंदर चला जाता है और जैसे ये सामने एक स्टैचू को देखता है तो उसके अंदर से एक आंख इसी को ही देख रही होती है, जिसको देखकर इसकी फट जाती है। और फिर अगली सीन में हम गाय को देखते हैं जो कि लेडी हिमिको से बातें कर रहा था और वो उसके लिए एक वुडन हैंड लेकर आती है। ये तुम्हारे पहले वाले जितना अच्छा तो नहीं है लेकिन आई होप ये तुम्हें पसंद आएगा। और गाय को ये हैंड काफी पसंद भी आता है। और तभी काजुमो उससे ही कहता है कि तुम्हें मुझे भी थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि जिस दिन तुमने सुसाइड की थी उस दिन मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था। अच्छा तो तुम्हारा नाम काजुमो है, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी जान बचाओ। देख रहे हो भाई, इसका घमंड चरम सीमा पर है। जिसके बाद ये सारे एक प्रैक्टिस एरिना के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लेडी हिमिको के काफी सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को एक लेवल अप कर सके। तुमने पहले से काफी इम्प्रूव कर लिया है। और तभी काजुमो ये बताता है कि लेडी हिमिको बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग है और वो एक ऐसे रेयर मार्शल आर्ट को जानती हैं जो पूरे क्लैन में कोई और नहीं जानता। और फिर ये दोनों स्टूडेंट्स उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेडी हिमिको एक ही सेकंड में यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। काजुमो कहता है ये काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने अभी तक अपनी बॉडी के अंदर 21 इविल वेपन्स को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। और फिर हमें दोबारा से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्टैचू से ये कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और फिर हम दोबारा से गाय को देखते हैं जिसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है। काजुमो कहता है कि इसकी इविल पावर्स काफी ज्यादा हैं और हमें इसे रोकना होगा। जिसके बाद लेडी हिमिको आग के अंदर कूद जाती है और वो गाय का ऑरा निकालकर अपने अंदर डाल लेती है और गाय को बचा लेती है। हमें इसे यहाँ से काफी दूर भेजना होगा वरना ये काफी तबाही मचा सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम है लोगों की हेल्प करना। और यहाँ पर वो लड़का दोबारा से भागकर इस पुतले के सामने आ जाता है और वो सारे छपरी इसका पीछा कर रहे होते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम मेरी हेल्प ले सकते हो और मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद गाय हिमिको से ये पूछता है क्या मैं भी तुम्हारी तरह वो होलोनेस सीख सकता हूँ। और वो ये बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी से मेरे साथ शिर्यू है और उसका मेरे साथ एक बॉन्ड है, लेकिन मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूँ। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो काजुमो भी इन दोनों की बातें दूर खड़ा हुआ सुन रहा होता है। और फिर हम मिडोरिका को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बुसोमा आ जाता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगती हो। जिसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और ज़ोल्टग्विन दूर से खड़ा हुआ इन दोनों को देख रहा होता है। वैसे मुझे 1 वर्सेस 1 बैटल करने में काफी मजा आता है, लेकिन मैं तुम दोनों से मना कर रहा हूँ कि तुम दोनों को अभी फाइट नहीं करनी है। और इस फाइट के अंदर मिडोरिका काफी बुरी तरह से हार जाती है। और फिर हम गाय को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन काजुमो उसको चैलेंज कर देता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन गाय उसे मना कर देता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे काफी कुछ सीखना है। और तभी अचानक काजुमो उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर एक काफी बड़ा बुसोमा आ जाता है और ये दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं। और फिर ये बुसोमा दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है, यानी वही लड़का बन जाता है। और इस बुसोमा को यहाँ पर लेडी हिमिको ने बुलाया होता है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है। और फिर हम शिन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होता है और इस बंदे की हालत काफी खराब है। और तभी अचानक इसके सर में जोर से दर्द होता है और इसे याद आता है कि किस तरह से शिर्यू ने इसकी बॉडी पर कंट्रोल किया था। और ये उस बुसोमा को भी याद करता है जिसने इसकी बहन को पकड़ा हुआ था। और शिन के डैड भी यहीं पर होते हैं। तुम घबराओ मत, तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर ये दोनों अपने एक पास्ट को याद करते हैं जहाँ पर एक बुसोमा ने इनकी पूरी की पूरी फैमिली को जान से मार दिया था। और ये बुसोमा कोई और नहीं बल्कि ग्रिम्स था। जिसके बाद उसके डैड शिन को लेकर शोशिडाई में आ जाते हैं जहाँ पर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है और शायद से इन्होंने एक एंटीबायोटिक बना लिया है जिससे ये शिन को पूरी तरह से बुसोमा बनने से रोक सकते हैं। और फिर हम दोबारा से उसी लड़के को देखते हैं जो कि लेडी हिमिको के पास होता है और काजुमो कहता है कि ये एक बुसोमा है तो हमें इसे जान से मार देना चाहिए, लेकिन वो इसे मारने के बिल्कुल भी हक में नहीं होती और काजुमो को भी उसकी बात माननी पड़ती है। और जब ये लड़का एक चिड़िया के बच्चे को दोबारा से उसके घोंसले में रख रहा होता है तो यहाँ पर कुछ छपरी आ जाते हैं जो कि उसे देखकर ही कहते हैं अबे ओए सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई
इस पेड़ के ऊपर चढ़ने की। क्या तू नहीं जानता कि ये पेड़ एक पवित्र पेड़ है। जिसके बाद ये सारे छपरी उसे नीचे उतार लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। प्लीज मुझे मत मारो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा और कुछ और बन जाऊंगा। और ये सारा कुछ गाय भी देख लेता है और वो इन्हें आकर मना करता है कि तुम इसे मत मारो, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो जाएगा। और गाय की बात सुनकर ये सारे छपरी यहाँ से चले जाते हैं और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है। और फिर हम सियाका को देखते हैं, जिसके पास अब भी गाय की सॉर्ड होती है और वो उस मोमेंट को याद करती है कि किस तरह से गाय ने उसे ये सॉर्ड दी थी। और अभी भी उसे यही लग रहा होता है कि गाय मर चुका है। ये सारी मेरी गलती है और मेरी वजह से ही गाय की लाइफ इतनी दिक्कतों में फंसी और आज वो मर गया। मुझे ही शिर्यू को उसे देना नहीं चाहिए था। और फिर हमें शिन को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और अब उसके बुसोमा बनने के चांसेस 0% हैं। लेकिन जैसे ही शिन यहाँ से रिकवर होकर अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गाय के हाथ की होती है, जो कि शिन को पोजेस कर लेता है कि तुम मुझे गाय के पास लेकर चलो। और जैसे क्योका गाय के हाथ के पास जाती है, वो ये नोटिस करती है कि शिन इस हाथ को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। और वो गाय को ढूंढते ढूंढते उसके पास तक पहुँच जाता है और जैसे ही उसे गाय मिलता है, ये उसका हाथ उसके सामने रख देता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि गाय इस हाथ को पानी के अंदर फेंक देता है। मैं इस हाथ को दोबारा इस्तेमाल करना नहीं चाहता। और यहाँ पर वही लड़का भी खड़ा होता है, जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर शिन गाय को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उस दिन गाय ने उसकी हेल्प की थी उसकी जान बचाने में। लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जैसे ये सारे वहाँ पर जाकर देखते हैं तो इनके सामने वही बंदा खड़ा होता है जिसने मिडोरिका को हराया है। और ये बंदा एक साइको की तरह उन सभी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो गाय का लकड़ी वाला हाथ भी तोड़ देता है। और ये देखकर कुमो अपने आप को दोबारा से एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन सामने वाले बुसोमा के पास तमंचे होते हैं और जैसे वो इन तमंचों से गाय के ऊपर अटैक करता है तो वो कुमो को भी एक ही झटके में हरा देता है। जिसके बाद यहाँ पर लेडी हिमिको के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस बुसोमा को पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बुसोमा काफी स्ट्रॉन्ग होता है और उन सभी को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है। और ये सारा कुछ देखकर गाय अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देता है और उसे दोबारा से शिर्यू की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। मार दो इसे, जान से मार दो इसे। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिर्यू अचानक से पानी से बाहर निकल जाता है और उड़ते हुए दोबारा से गाय की बॉडी में आकर अटैच हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ये सारा धुआं छड़ता है तो हम सामने दो लाल आंखें देखते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और गाय काफी जोर से चिल्लाता है कि बस बहुत हुआ और अब मैं ये सारा कुछ सहने वाला नहीं हूँ। और लो भाई, गाय दोबारा से एक बुसोमा बन जाता है। काजुमो कहता है कि मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ पर एक और जोरदार ब्लास्ट होता है और गाय उस तमंचे वाले बुसोमा को जान से मार देता है। और ये सारा कुछ देखकर काजुमो की फट रही होती है, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। और ये सुनते ही गाय इस बंदे की भी बैंड बजाकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि लेडी हिमिको के काफी सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें उसे जान से मार देना चाहिए। और यहाँ पर शोशिडाई ने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे बुसोमा को दोबारा से एक नॉर्मल इंसान के अंदर बदला जा सकता है। और शिन इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन उसकी हालत थोड़ी खराब होती है और ये बंदा पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। लेकिन वो अगले ही पल सियाका से मिलने के लिए चला जाता है और उसे ये बताता है कि गाय अभी जिंदा है। और ये सुनने के बाद सियाका काफी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे गाय के बारे में जानने के लिए काफी सवाल करना शुरू कर देती है। और ये देखकर शिन कहता है कि तुम हमेशा उसके ही बारे में बात करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और शिन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और तभी क्योका ये नोटिस करती है कि जोल्ट ग्विन दोबारा से आ गया है और वो तबाही मचा रहा है। जिसके बाद वो ये फैसला करती है कि वो अपने डैड को वापस लाने के लिए यहाँ से वो एंटीडोट लेकर जाएगी। लेकिन उसके बॉसेस उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो इसे चुराने वाली है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जोल्ट ग्विन के सामने एरी खड़ा होता है। आखिरकार तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत प्यारी है। लेकिन तभी अचानक क्योका यहाँ पर आ जाती है और वो इस एंटीबायोटिक को जोल्ट ग्विन को लगा देती है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा,
पहले मैं इसे ठिकाने लगा दूं। और वो एरी की हालत काफी गंदी कर देता है, जिसके बाद ये एंटीबायोटिक काम करना शुरू कर देती है और ज़ोल्टग्विन नीचे गिर जाता है। और फिर हम गाय को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो सारे लोगों को पोजेस कर देता है और सारे ही लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें ताकुमा का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और वो ये फैसला करता है कि आज के बाद मैं उस किसी भी इंसान को नहीं खोऊंगा जो मेरे काफी करीब है। और यही वो रीजन था जिसके लिए ताकुमा उस माइन के अंदर गया था, यानी कि ये वो पहली वाली स्टोरी है। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और जैसे ताकुमा की आंख खुलती है वो अपने सामने क्योका को नोटिस करता है। क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो। और ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन शोशिडाई वाले इन दोनों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनको अब भी यही लग रहा होता है कि ये बंदा ज़ोल्टग्विन है और काफी खतरनाक है। और यहाँ पर क्योका अपने डैड को बचाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन उनमें से एक बंदा उसके डैड को गोली मार देता है। प्लीज बेटी तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं कभी भी ज़ोल्टग्विन बन सकता हूँ। लेकिन वो इसकी बातें नहीं मानती, जिसके बाद ये बंदा क्योका को भी जान से मार देता है और वो अधमरी हालत में अपने डैड को रोकने की अब भी कोशिशें कर रही होती है। प्लीज डैड आप मत जाइए। तुम्हें क्या लगा कि वो छोटी सी चीज मुझे बुसोमा बनने से रोक सकती है? ये बॉडी मेरे लिए परफेक्ट है। जिसके बाद क्योका यहीं पर मर जाती है। और फिर हम गाय को देखते हैं जिसने पूरे शहर का माहौल खराब कर दिया है और सारे लोग पोजेस हो चुके हैं। और तभी ग्रिम्स ये कहता है ये सारा कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। अब आएगा बुसोमा राज। और कुमो गाय को रोकने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन गाय उसे भी हरा देता है। मैं अब वो नहीं हूँ जो कि तुम समझ रहे हो। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कुमो सियाका और शिन से मिलता है और उन्हें ये बताता है कि कल मैं गाय से मिला था और वो अब भी जिंदा है। और तभी शिन के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो ये बताते हैं कि तुम्हारी बहन का किडनैप हो चुका है और ये करने वाला कोई बुसोमा है। और ये सुनने के बाद शिन कुमो से कहता है कि प्लीज मुझे गाय के पास लेकर चलो, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। जिसके बाद कुमो उन दोनों को लेकर गाय के पास आ जाता है और गाय को देखते ही सियाका उसे गले से लगा लेती है कि तुम अब भी जिंदा हो। गाय अब जिंदा नहीं है, मैं शिर्यू हूँ। और शिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और अब मुझे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और दूसरी तरफ हम मिडोरिका को देखते हैं जिसने रिए को पकड़ा हुआ होता है और वो इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो भी अचानक से एक अजीब से क्रिएचर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मिडोरिका कहती है भले ही तुम कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रिए मिडोरिका के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। और तभी अचानक यहाँ पर शिन आ जाता है और साथ में गाय भी, जिसको देखकर रिए यहाँ से भाग जाती है। मिडोरिका कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। और ये सुनते ही गाय बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर सियाका उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गाय उसे भी स्टैप कर देता है। और फिर मिडोरिका भी बुसोमा बन जाती है और इन दोनों में एक काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सियाका की हालत काफी गंदी होती है और शिन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और तभी अचानक गाय मिडोरिका को पीछे से स्टैप कर देता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और ये सारा कुछ देखकर शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैं सारे के सारे बुसोमा को खत्म कर दूंगा। और ये बोलने के बाद वो गाय के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि सियाका की हालत काफी खराब होती है और शिन उसे अपना ब्लड चढ़ा रहा होता है। जिसके बाद मास्टर उगाटा भी यहाँ पर आ जाते हैं और शिन उन्हें सारी बातें बता देता है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद मास्टर उगाटा को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये सारा कुछ गाय ने किया है। और फिर वो अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे शिर्यू दी थी। और फिर हम एरे को देखते हैं जिसने शोशिडाई को छोड़ दिया है और अब वो दोबारा से अपने बाल काटने के धंधे पर लग गया है। लेकिन अब भी उसे एक ही बात का डर है, कहीं यासुका यहाँ पर दोबारा से न आ जाए। और जैसी वो पलट कर देखता है तो यासुका उसके पीछे ही बैठी होती है और जैसी एरी उसको देखता है तो उसकी फट जाती है और यासुका उसे किस करने के लिए आगे आती है। लेकिन एरी कांच तोड़कर यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन यासुका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से रिए को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो अपने साथियों से ये कहती है कि प्लीज तुम सारे यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं कभी भी बुसोमा बन सकती हूँ। लेकिन वो दोनों छोटी बच्चियाँ होती हैं और उन्हें नहीं पता कि आखिरकार बुसोमा क्या होता है।
और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रिए एक बुसोमा बन जाती है और वो इन दोनों में से एक का खून पी जाती है और दूसरी को भी जान से मार देती है। और अब बस वो डॉक्टर ही बचता है, जिसके बाद रिए उसके पास जाकर उसे भी जान से मार देती है। और फिर शिन भी यहाँ पर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ किसी बुसोमा ने किया है और वो ब्लड का पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर हम एरी को देखते हैं जो कि अब भी यही बातें सोच रहा होता है कि इस लड़की ने उसकी बहन को जान से मार दिया था और ये उससे बदला लेने के लिए आग बबूला हो रहा होता है। और जब ये उसे मारने के लिए आगे जाता है तो ये उसकी सुंदरता को देखकर एक पल के लिए मोहित हो जाता है। अरे यार, ये कितनी सुंदर है। लेकिन फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि इसने मेरी बहन को मारा था। और तभी अचानक यहाँ पर यासोका भी आ जाती है और ये उसे देखकर इसी लड़की के पीछे छुप जाता है। अबे ओए मोटी, ये देख, इसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड और अपने आप को देख, हाथी का बच्चा है तू। और ये सुनने के बाद यासुका उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है, पर ये लड़की उसे एक ही बार में बेहोश कर देती है और एरी को किस करती है। और दूसरी तरफ हम रिए को देखते हैं जिसने 2 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है। और तभी उसकी मुलाकात गाय से होती है। तुम क्या चीज हो? ना तो तुम बुसोमा हो और न ही एक इंसान। लेकिन गाय इस लड़की को एक ही थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी यहाँ पर शिन भी आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गाय ने किया है और वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और गाय कहता है, तुम अभी काफी कमजोर हो और मुझसे लड़ने के लायक नहीं हुए हो। और फिर हम एरी को देखते हैं जो कि अब भी उसी बुसोमा से लड़ रहा होता है और एरी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इसे फ्रीज कर देता है। लेकिन तभी ये लड़की अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। ये है मेरी फाइनल फॉर्म, क्या अब भी तुम मुझे पसंद नहीं करते? और ये देखकर एरी एक पल के लिए शांत हो जाता है और ये बंदा उसे मारना तो चाहता है, लेकिन ये सामने वाली बुसोमा काफी सुंदर होती है। और इन दोनों की आवाजें सुनकर यासुका भी यहाँ पर पहुँच जाती है। और फिर हम रिए को देखते हैं जो कि शिन से बचकर भाग रही होती है। मैं तुमसे काफी नफरत करती हूँ, तुम मुझसे जल्दी मिलने नहीं आते थे और मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है। और वो उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रिए यहाँ से भाग जाती है। और फिर हमारा सीन दोबारा से उसी फाइट पर जाता है जहाँ पर एरी इस बुसोमा से लड़ रहा होता है और उसके अंदर का बुसोमा भी अब धीरे धीरे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यासुका उसे सीने से लगा लेती है और उसे एक बुसोमा बनने से रोक लेती है। और फिर ये दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यासुका एक पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा देती है। और ये देखकर एरी उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर हम शिन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और बाहर बैठी हुई उसकी बहन भी उसकी सारी बातें सुन रही होती है। मुझे माफ करना मेरे भाई, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं जो कि सियाका की ऐसी हालत देखकर काफी रिग्रेट फील कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी गलती उन्हीं की है। जिसके बाद ये सारे यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सियाका को भी होश आ जाता है और अब शिन उसके सामने होता है। प्लीज मुझे गाय के पास लेकर चलो। क्या तुम अब भी उसके पास जाना चाहती हो जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? मैंने ही उसका हाथ काटा था और मेरी वजह से ही गाय आज ऐसा बन गया है। और यहाँ पर सियाका अब भी गाय की तारीफों के पुल बांध रही होती है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद शिन को काफी ज्यादा हर्ट होता है। जब मुझे गाय मिलेगा तो मैं उसे बता दूंगा। और दूसरी तरफ हम मास्टर ओगाटा को देखते हैं जो कि अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आए होते हैं जो काफी पवित्र होती है। और फिर हम दोबारा से शिन को देखते हैं जो कि अपने डैड से ये कहता है कि मैं सारे के सारे बुसोमा को जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो सारे के सारे बुसोमा को जान से मारने के लिए और गाय की हेल्प करने के लिए कुमो के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो प्लीज मेरा साथ दो। लेकिन यहाँ पर कुमो गाय को हर्ट करने से मना कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे भी दोस्त हो, लेकिन अब तुम मुझे मना कर रहे हो। और तभी एक बात हमारे सामने आती है जब शिन के डैड अपने बॉसेस से बात कर रहे होते हैं। तुम्हारा एंटीडोट काफी खराब था, उसने सही तरीके से काम नहीं किया और हमें पता लग गया है कि इसके पीछे तुम हो। तुम सही समझे, ये सारी मेरी ही चाल थी। मैं बस कुछ टाइम के लिए उन्हें बुसोमा से इंसान बनाना चाहता था और बाद में एक ऐसा झटका कि वो दोबारा कभी इंसान बन ही ना पाए। तो लो भाई, ये सारी की सारी खिचड़ी शिन के डैड ने बनाई होती है और वो ये कहते हैं कि मैं तो बुसोमा का 1 नंबर का फैन हूँ। और यहाँ तक कि ये इंसान बुसोमा की पूजा करने तक की बात करता है। जिसके बाद ये बंदा सामने वाले बॉसेस को भी जान से मरवा देता है। और फिर हम सियाका को देखते हैं जो कि गाय की दी हुई स्वॉर्ड को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और तभी हमारे सामने गाय आ जाता है, लेकिन उसके सामने वही बुसोमा खड़ा होता है, यानी कि वो गन वाला बुसोमा।
और यहाँ पर लेडी हिमिको भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और फिर हमें दोबारा से उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को दोबारा से उसी गन वाले बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये देखकर गाय भी एक बुसोमा बन जाता है और शिन को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि आखिरकार ये दोनों बुसोमास कहाँ पर हैं। और फिर हम गाय को देखते हैं जो कि इस बंदे को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और अपनी स्पीड से इसे चकमा दे रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर लेडी हिमिको आ जाती है और वो आते ही इस तमंचे वाले बुसोमा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और एक ही झटके में उसे मौत की नींद सुला देती है और उसका कर्स्ड वेपन अपनी बॉडी के अंदर डाल लेती है। और ये देखकर गाय लेडी हिमिको के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर शिन आ जाता है और उसको रोक लेता है। प्लीज कुमो, मेरा साथ दो। और ये सुनने के बाद वो भी एक बुसोमा बन जाता है, लेकिन गाय के फेस को देखकर वो मना करता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और शिन को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा उसका साथ देगा, लेकिन ये बंदा मौके पर ही पलटी मार लेता है। और ये देखकर शिन अकेला ही गाय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सियाका गाय के सामने आ जाती है। शिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम काफी बुरे हो। मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम्हारी बॉडी में मेरा ब्लड है और इस इंसान ने तुम्हें हर्ट किया था, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन भाई सियाका गाय को हक कर लेती है और ये देखकर शिन आग बबूला हो जाता है और यही हेट्रेड उसे धीरे धीरे बुसोमा बनने पर मजबूर कर रही होती है। और ये सारा कुछ देखकर शिन की बहन भी इसी लड़ाई के अंदर कूद जाती है और वो अपने भाई का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है कि तुम मेरे भाई को मार नहीं सकते। और शिन को ऐसा लगता है कि ये एक बुसोमा है और वो अपनी तलवार इसकी छाती में घुसा देता है, लेकिन जैसे रिए दोबारा से इंसान बनती है तो ये देखकर शिन काफी रिग्रेट फील करता है। ये तो मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और गाय कहता है कि अब वक्त आ चुका है हम दोनों के बीच में एक असली फाइट करने का। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिन भी एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये बुसोमा काफी खतरनाक लगता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गाय और शिन के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं तभी अचानक सियाका भी यहाँ पर आ जाती है और वो आते ही पीछे से गाय को स्टैप कर देती है। और ये वही शॉट होती है जो कि गाय ने सियाका को दी थी, जिसके बाद गाय दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही शिन गाय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा होता है तभी अचानक यहाँ पर ज़ोल्टग्विन आ जाता है। तुम बच्चों के ऊपर हमला क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखाओ। और तभी यहाँ पर ग्रिम्स भी टपक जाता है। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम्हें अभी फाइट नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें मौका बराबर मिलेगा। और फिर अगली सीन में हम उसी बूढ़े अंकल को देखते हैं जो कि ज़ोल्टग्विन से मिलने के लिए आता है और ज़ोल्टग्विन अपने आप को शीशे में निहार रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं। क्या तुम भी भगवानों की पूजा करते हो? अरे नहीं, मैं तो खुद ही भगवान हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर ओगाटा आ जाते हैं और वो आते ही ज़ोल्टग्विन का एक हाथ काट देते हैं और फिर वो अपने दूसरे हाथ से मास्टर ओगाटा के साथ लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन मास्टर ओगाटा के पास एक डिवाइन वेपन होता है जो कि उसके सारे के सारे अटैक्स को आराम से रोक रहा होता है। और जैसे ही मास्टर ओगाटा उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ज़ोल्टग्विन इस डिवाइन वेपन की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी का कलर भी पहले से चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस अटैक से ज़ोल्टग्विन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके बाद हम शिन के डैड को देखते हैं जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि मेरा बेटा फाइनली एक बुसोमा बनने वाला है। जिसके बाद वो अपने काफी सारे साथियों को शिन को मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन शिन काफी स्ट्रांग होता है और वो अकेला ही इन सभी को निपटा देता है। और यहाँ पर उसके डैड ग्रिम्स से मिलने की काफी ज्यादा इच्छा जाहिर कर रहे होते हैं। अगर वो उस दिन मेरे सामने होता तो मैं पक्का उसके पैर छू लेता। यानी कि ये बंदा एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सारा का सारा रायता इसी बंदे ने फैलाया है। जिसके बाद ये अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है और शिन को देखकर कहता है, अरे वाह मेरे बेटे, फाइनली तुम एक बुसोमा बन चुके हो, इधर आओ मेरे गले लग जाओ। और ये सुनने के बाद शिन अपने आप को दोबारा से एक बुसोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो अपनी तलवार इस बंदे के पेट में घुसा देता है। ले भाई, आ गया स्वाद। और फिर अगले सीन में हम शिन की बहन को देखते हैं जो कि अब भी ठीक होती है और उस वार से वो बस घायल हुई थी, लेकिन कुमो ने उसकी हेल्प कर दी। जिसके बाद गाय भी यहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना उस सब के लिए जो कि मैंने तुम्हारे साथ किया। कुमो कहता है, क्या हम दोनों अब भी दोस्त हैं? और गाय भाई थोड़ा सख्त लौंडा होता है तो वो इसे मना करके यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दोबारा से सियाका को दिखाया जाता है जिसके पास अब भी गाय की सॉर्ड होती है और वो इसे लेकर सो जाती है।
लेकिन तभी अचानक ये सॉर्ड ग्लो करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ज़ॉल्डग्विन ग्रिम्स के सामने खड़ा होता है और उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है कि जब मेरे अंदर वो डिवाइन वेपन गया तो मुझे समझ आया कि इंसानों ने ही हमें बनाया है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है इंसानों ने तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गंदगी भर दी है। और ये बोलने के बाद ग्रिम्स उसे जॉन से मार देता है। मैंने सोचा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन तुम तो एक कीड़े निकले। और तभी अचानक ज़ॉल्डग्विन की बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है और फिर हम गाय को देखते हैं जो कि लेडी हिमिको से मिलने के लिए उनके पास जाता है और उन्हें ही कहता है कि मैंने आज तक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, तो प्लीज मुझे मारकर अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लो। लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है और ये सारी बातें स्याका भी सुन लेती है और वो आते ही गाय को हक कर लेती है। फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जिसके बाद गाय उससे ये कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अकेली हो जिसने हमेशा मेरी रक्षा की है। जिसके बाद ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और ये बातें करते हुए स्याका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गाय अपने हाथों से उसके आंसू साफ करता है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर शिन की एंट्री हो जाती है और वो आते ही अपनी स्वॉर्ड को गाय के पेट में घुसा देता है। जिसके बाद वो स्याका को भी बेहोश कर देता है और जब गाय की आंख खुलती है तो उसके सामने लेडी हिमिको बैठी होती है और यहाँ पर गाय बार बार स्याका की हेल्प करने के बारे में बातें कर रहा होता है, लेकिन लेडी हिमिको उसको मना कर देती है। अगर तुमने बार बार ऐसे ही खुद को पुश किया तो तुम पक्का एक बुसोमा बन जाओगे। लेकिन गाय के बार बार यही बात करने पर लेडी हिमिको मान जाती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की भी गाय के प्यार में लट्टू हो चुकी है। जिसके बाद वो गाय को पूरी तरह से हील कर देती है और गाय के यहाँ से जाते ही लेडी हिमिको के अंदर जितने भी कर्स्ड वेपन होते हैं वो सारे उसके ऊपर हावी होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि लेडी हिमिको के अंदर इमोशंस आ जाते हैं और जिस इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं वो इन वेपन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी अचानक उसके अंदर से एक और वेपन बाहर निकलता है। काजुमो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाई ये बंदा आखिरी वक्त में भी उसका साथ देता है और उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद 24 के 24 वेपन्स उसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और ये दोनों ही मारे जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि शिन और गाय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ये सारा नजारा ग्रिम्स भी देख रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो उतनी तबाही नहीं होगी जितनी की मैं चाहता हूँ, तो मुझे ही कुछ करना होगा। और ये फाइट धीरे धीरे इंटेंस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर स्याका टपक जाती है। तुम दोनों ये फाइट करनी बंद करो। और ये सुनने के बाद शिन को अपना पास्ट याद आना शुरू हो जाता है कि आखिरकार कैसे वो एक अच्छा इंसान था और इन लोगों ने उसकी हेल्प की है। लेकिन ये सारी बातें याद करने के बाद भी शिन अपना आपा खो देता है। मैंने इन सभी की हेल्प की थी और मैं इन सभी के साथ काफी अच्छा रहा, लेकिन मुझे क्या मिला? बस धोखा। तो मैं इन सभी को जान से मार दूंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ग्रिम्स आग के अंदर घी डालने का काम कर देता है, यानी कि वो स्याका को हर्ट कर देता है, जिससे ये दोनों ही भड़क जाते हैं। चलो आओ और आकर मुझसे फाइट करो। और ये देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अबे ओए, तूने मेरी बंदी को हाथ कैसे लगाया? और ये बोलने के बाद वो ग्रिम्स के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। भले ही ये मेरी हार होगी, लेकिन तुम दोनों एक बुसोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाओगे और बुसोमा एज आ जाएगी। जिसके बाद रिए और कुमो भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ग्रिम्स उन दोनों को ही कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा होता है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? लेकिन तभी अचानक शिन अपनी शरीर से उसको स्टैप कर देता है और गाय भी मौका देखकर पीछे से अपनी तलवार उसकी बॉडी में घुसा देता है। आखिरकार तुमने ये कर ही दिया। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शिन और गाय की बॉडी अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देती है और ये दोनों ही शिरयू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। और ये फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि पूरा आसमान चमकना शुरू हो जाता है और मास्टर ओगाटा ये कहते हैं कि सच में ये शिरयू तो काफी खतरनाक है। और यहाँ पर शिन गाय के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो जाता है और सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं कि प्लीज ये सारा कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाए। और शिन गाय को मार मार कर उसकी हालत काफी गंदी कर देता है और ऐसा लगता है कि गाय अब मरने वाला है। और ये सारा कुछ देखकर मास्टर ओगाटा प्रे करना शुरू कर देते हैं और उनकी बॉडी से एक डिवाइन ऑरा निकलने लगती है जो कि शिन और गाय की हेल्प करती है। जिसके बाद ये दोनों एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर शिन गाय से कहता है तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है और मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट है, तो प्लीज स्याका का ख्याल रखना।
और ये बोलने के बाद शिन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। तुम मुझे मारकर शिर्यू की सारी पावर्स अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लो और मैं यही चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद गाय की आंखों में भी आंसू आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब इन दोनों के अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं और ग्रिम्स का सारा प्लान अब फेल होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद गाय अपनी मॉम की ग्रेव के पास आता है और ये कहता है कि आप सच में काफी अच्छी थी। और फिर ये दोनों यानी कि गाय और सियाका आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और ये सारा कुछ ही दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी शॉर्ट गाय एनिमे का सीजन 1 और सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगली वीडियो कौन सी एनिमे के ऊपर चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।